Ready? Start. नमस्कार, आप सभी को मेरा सादर अभिनंदन। वेबएक्स के माध्यम से जुड़ी आदरणीय श्रीमती संगीता सिंह, अध्यक्षा कावा, कावा की सभी जोनल हेड्स, कावा की सभी सम्मानित सीईसी सदस्याएं, सभी रीजनल कावा हेड, वरिष्ठ अधिकारीगण, आज के कार्यक्रम की मुख्य वक्ता डॉक्टर सुनील दवास, पद्मश्री और द्रोणाचार्य अवार्डी, सीआरपीएफ के सभी कार्मिक एवं उनके परिवारजनों का मैं युवराज कुमार, उप कमांडेंट सह ज्वाइंट सेक्रेटरी कावा, सीआरपीएफ हेडक्वार्टर नई दिल्ली से आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। सीआरपीएफ परिवार कल्याण संस्था के वार्षिक गतिविधि कैलेंडर के तहत माह फरवरी 2022 को विषय खेल व्यक्तित्व विकास के लिए महत्वपूर्ण के संबंध में व्याख्यान श्रृंखला हेतु चयनित किया गया है। वार्षिक गतिविधि कैलेंडर की व्याख्यान श्रृंखला के सभी कार्यक्रमों को वर्चुअली आयोजित किया जा रहा है तथा सीआरपीएफ के कार्मिक एवं उनके परिवारजनों के लिए इस कार्यक्रम का लाइव स्ट्रीमिंग सीआरपीएफ यूट्यूब चैनल तथा फेसबुक के माध्यम से भी किया जा रहा है। मैं अनुरोध करना चाहूंगा प्रेसिडेंट कावा श्रीमती संगीता सिंह से कि वो आज के इस कार्यक्रम के विषय पे अपना मंतव्य हम सभी से साझा करें। माननीय अध्यक्षा महोदया कावा। थैंक यू युवराज। डॉक्टर सुनील दवास आज के कार्यक्रम की मुख्य व्याख्याता, कावा की सभी सीईसी मेंबर्स, ऑनलाइन माध्यम से जुड़े कावा परिवार के सभी सदस्यों, अधिकारीगण एवं सभी कार्मिकों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हम कावा के वार्षिक गतिविधियों के कैलेंडर के छठे टॉपिक खेल व्यक्तित्व विकास के लिए महत्वपूर्ण विषय पर व्याख्यान श्रृंखला का आयोजन वेबिनार के माध्यम से कर रहे हैं। खेल न केवल हमें स्वस्थ रहने में योगदान देकर सक्षम बनाते हैं, वरन वर्तमान युगी संकीर्णतावादी सोच के विरुद्ध हमें निष्पक्ष किसी व्यक्ति को मजबूत दिमाग, लचीला शरीर और एक प्रगतिशील संस्कृति के निर्माण में मदद करते हैं। मुझे ये जानकर अति प्रसन्नता हो रही है कि सभी क्षेत्रीय कावा केंद्रों द्वारा अपने अपने क्षेत्रों के विलुप्त हो चुके क्षेत्रीय खेलों जैसे गिल्ली डंडा, कंचे खेलना, साइकिल रेस, रुमाल गेम, टायर रेस, रस्सी कूद और गली में क्रिकेट खेलना इत्यादि फिर से बच्चों ने उनको खेला और कावा परिवार के बच्चे क्या, महिलाएं, बड़े सभी लोगों ने इन खेलों को खेला और उनको लोकप्रिय किया। और आज के दौर में जब हम सभी कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप के साथ ज्यादा समय व्यतीत करते हैं, तब सीआरपीएफ परिवार द्वारा छोटे बच्चों के साथ घर के बाहर खेले जाने वाले खेलों को खेलने के लिए आओ खेले का यह प्रयोग बहुत ही सफल रहा है, जिसमें बच्चों के साथ साथ बड़े भी प्रसन्न हुए और सबने बढ़ चढ़कर भाग लिया। मेरी आशा है कि आप सभी इन खेलों को इसी प्रकार भविष्य में भी खेलते रहेंगे। धीरे धीरे ये खेल हमारी जीवन शैली का हिस्सा बन जाएंगे तथा आने वाली पीढ़ी के मानसिक एवं शारीरिक विकास में भी सहायक होंगे। आज के इस विषय पर अधिक प्रकाश डालने के लिए वेबिनार के माध्यम से जुड़ी हैं डॉक्टर सुनील दवास, पद्मश्री और द्रोणाचार्य अवार्डी। और मुझे ये पूरी आशा है कि हम सभी इनके द्वारा दी गई जानकारियों से लाभान्वित होंगे। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद मैम। आज के इस विषय पे हमारे मुख्य अतिथि, जैसा मैम ने बताया है, कि हमारे बीच मौजूद हैं और हमारी आज के कार्यक्रम की मेंटोर श्रीमती रूबी चतुर्वेदी मैम भी सभागार में मौजूद हैं, जिनकी पहल पे ही आज हमारे बीच खेल से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हमारे बीच यहाँ बैठी हैं।
विलुप्त होते जा रही परंपरागत खेलों पे आधारित क्रियाकलाप को फिर से जीवित करने हेतु हमारे पूरे भारत में मौजूद रीजनल गांव में इन सभी खेलों को दोबारा प्रमोट किया गया है, जहां पे जैसा कि मैम ने बताया है कि न सिर्फ बच्चे बल्कि महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ के इस खेलों में हिस्सा लिया है, और जिसको आप एक वीडियो के माध्यम से अभी आगे देखेंगे। अब मैं अनुरोध करना चाहूंगा आज के कार्यक्रम की कोऑर्डिनेटर श्रीमती सीमा उनियाल, पत्नी श्री दिनेश उनियाल, डीआईजी चीफ स्पोर्ट्स ऑफिसर सीआरपीएफ से, कि वे मुख्य वक्ता डॉक्टर सुनील दवास का संक्षिप्त परिचय सभागार एवं वेबिनार के माध्यम से मौजूद सदस्यों एवं कार्मिकों से करवाएं तथा आज के महत्वपूर्ण विषय पर उन्हें अपने विचार रखने के लिए उनसे आग्रह करें। ओवर टू मैम। सामाजिक पदाधिकारियों, देश के कोने कोने से जुड़े सीआरपीएफ परिवार, हजारों परिवारों, प्यारे बच्चों और आज के इस वेबिनार में उपस्थित अन्य सभी का मैं सीमा उनियाल हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। कावा सीआरपीएफ परिवार के सदस्यों के कल्याण के प्रति सदैव समर्पित है और इसके लिए बहुआयामी प्रयास करता रहता है। इसी क्रम में आज एक व्याख्यान का आयोजन किया गया है। विषय है खेल व्यक्तित्व विकास के लिए महत्वपूर्ण, और इस विषय पर अपने अनुभव व ज्ञान से हमें लाभान्वित करने के लिए आज की हमारी सम्मानित गेस्ट स्पीकर हैं, बहुमुखी प्रतिभा की धनी और देश में खेल के क्षेत्र में जानी मानी पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त डॉक्टर सुनील डबास। मैं अध्यक्षा कावा श्रीमती संगीता सिंह और समस्त सीआरपीएफ परिवार की ओर से डॉक्टर सुनील डबास का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको खेल से संबंधित आपके अतीत में झांकने का अनुरोध करते हुए एक छोटी सी वीडियो क्लिप दिखाना चाहती हूँ। सिकंदर ही दोस्तों कहलाता है, हारी बाजी को जीतना जिसे आता है। निकलेंगे मैदान में जिस दिन हम चूम के, धरती डोलेगी ये कदम चूम के। निकलेंगे मैदान में जिस दिन हम चूम के, धरती डोलेगी ही बना। मेहनत कर पसीना बहा, रुकना और थकना है मना। जीतना चाहे कर तू यहाँ, कर खुद को तैयार जरा। Get ready to fight, get ready to fight, get ready to fight, get ready to fight. कुछ करिए नस नस मेरी खो दे, हाय कुछ करिए बस बस बड़ा बोले अब कुछ करिए। ओ कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। हाय कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। चक दे इंडिया, चक दे इंडिया, चक दे इंडिया, चक दे इंडिया। माँ के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी, पग पग प्यारे। दंगल 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 दंगल, सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे। दंगल 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 दंगल, माँ के पेट से मरघट तक है
पग प्यारे दंगल 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 दंगल। सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे दंगल दंगल। देखे जरा किसमें कितना है दम, जम के रखना कदम मेरे साथिया। देखे जरा किसमें कितना है दम, जम के रखना कदम मेरे साथिया। देखे जरा किसमें कितना है दम, जम के रखना कदम मेरे साथिया। हम कौन हैं हम क्या है दुनिया को दिखाएंगे, रोकेगा पर्वत भी हमें कब रोक पाएंगे। बजेंगे ढोल करेंगे गोल। जकड़ लैण दे तूफान को अकड़ लैण दे, आज पट्टे चक लैण दे हो चक लैण दे, आज पट्टे चक लैण दे हो चक लैण दे, सूरज को तक लैण दे हो तक लैण दे, आज पट्टे चक लैण दे हो चक लैण दे। जैसा कि इस वीडियो में आपने देखा कि हमारे जितने भी रीजनल कावा है वहाँ बच्चों ने कैसे परंपरागत खेलों को बिल्कुल ही नए अंदाज में जिया है, और न सिर्फ बच्चे बल्कि हमारी आज जो महिलाएं थी वो भी उतने ही जोशो खरोश के साथ उन्होंने इस गेम को एंजॉय किया है। और चूंकि अभी अभी जस्ट का एक रिसेंट डेवलपमेंट है अभी आधे घंटे पहले का, कि हमारे डीआईजी वेलफेयर सेक्रेटरी कावा वो भी अपने आप को अपने बचपन के किसी एक खेल से रोक नहीं पाए, और बचपन में जो उन्होंने लट्टू घुमाई थी जमीन पे, अचानक ही उन्हें ख्याल आया, उन्होंने वो लट्टू अपने हाथ पे घुमाई। तो मैं एक शॉर्ट वीडियो उनका भी दिखाना चाहूंगा। स्मूथ भी चल रहा है। हाँ, बाकी सब बढ़िया भाई, पीछे से बैकग्राउंड नहीं खराब करना। अरे वाह, दोनों में चलिए। अब आ जाओ और पर। ये थे हमारे डीआईजी वेलफेयर सर सेक्रेटरी कावा, जो भी बच्चों की इस गेम की वीडियो को देख के खुद को न रोक पाए, और अचानक ही ऑफिस के दौरान ही उन्होंने कहा कि हम इकट्ठा होकर आज इस गेम को एंजॉय करेंगे, बिकॉज आज एक विशेष कार्यक्रम खेल पे आधारित प्ले हो रहा है। तो अब मैं पुनः अनुरोध करूंगा मैं कोऑर्डिनेटर मैम से कि वो आगे दवास मैम को इंट्रोड्यूस करते हुए प्रोग्राम को आगे संचालित करें। ओवर टू यू मैम। वक्त के आईने में हमारे कल की तस्वीर चाहे कितनी या धुंधली या पुरानी हो, पर जब भी सामने आती हैं तो ढेर सारी यादें ताजा हो जाती हैं, और सबसे अधिक यादें आती हैं बचपन की। बचपन और खेल एक दूसरे के पूरक हैं। दोपहर से शाम तक कभी अक्कड़ बक्कड़, कभी पौसंपा, कभी आइस पाइस, कभी गिट्टे कंचे गिल्ली डंडा, तो कभी पकड़म पकड़ाई, लंगड़ी टांग, रस्सी कूद, खो खो,
आत्या पात्या, फुटबॉल, वॉलीबॉल, न जाने कितने खेल हैं जो हम खेलते रहे। पर उस समय शायद ही कभी सोचा होगा कि मनोरंजन के अतिरिक्त खेल हमारे व्यक्तित्व विकास में कितनी बड़ी भूमिका निभा रहे होते हैं। शारीरिक मजबूती, स्टेमिना, स्पीड, स्ट्रेंथ, इंड्योरेंस बढ़ाने के साथ साथ खेलों के दौरान पैदा होने वाली अनेक परिस्थितियां हमारे बच्चों को न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाती हैं। खेल चाहे कोई भी हो, खेलने के बाद हम अत्यंत संतुष्ट, ऊर्जा से भरे हुए और प्रफुल्लित रहते हैं। खेलों से हुई थकान बच्चों में अच्छी भूख और गहरी नींद का कारण भी बनती है, जो उसके व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक ऊर्जा एवं शरीर में हुई कोशिकाओं की टूट-फूट की मरम्मत का मुख्य स्रोत है। खेल चाहे कोई भी हो, ये व्यक्ति को प्रतिस्पर्धात्मक एवं कठिन परिस्थितियों में अपने मन, वाणी और शरीर की सभी इंद्रियों पर नियंत्रण रख सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता एवं नेतृत्व के गुणों का विकास कर बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्तित्व की ओर ले जाते हैं। परंतु यदि बच्चे घरों में कैद हो जाएं और वीडियो गेम अथवा कंप्यूटर में ही आनंद प्राप्त करें, तो क्या स्वस्थ शरीर, मन एवं मस्तिष्क का विकास हो सकता है? इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है हम स्वयं को, अपने परिवार को और विशेष रूप से अपने बच्चों को खेल खेलने के लिए प्रेरित करें। शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक विकास, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, मनोबल, आगे बढ़ने की ललक और भी बहुत कुछ जाने अनजाने में हम खेलते खेलते सीख जाते हैं। खेलों से टीम भावना और एक दूसरे के सहयोग से लक्ष्य को प्राप्त करने का सामाजिक हुनर भी सीखने को मिलता है। व्यक्तित्व विकास में जितना महत्व शिक्षा का है, उतना ही महत्व खेलों का भी है। शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति ही जीवन का आनंद उठा सकता है और इसके लिए खेलों को दैनिक दिनचर्या से जोड़ने की जरूरत है। केवल बच्चों के लिए ही नहीं, बल्कि वयस्कों के लिए भी खेल बहुत जरूरी है। खेलने से दिन भर की भागदौड़, काम का तनाव, घरेलू परेशानियां हम सब भूल जाते हैं और खेलने के बाद अपने आप को तरोताजा और प्रफुल्लित महसूस करते हैं। आज की मुख्य वक्ता डॉक्टर सुनील डबास एक पीएचडी डॉक्टर हैं और वर्तमान में गुरुग्राम कॉलेज में शारीरिक शिक्षा एवं खेल विभाग की विभागाध्यक्ष हैं। आप भारत में खेलों के क्षेत्र में कोचिंग के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित हैं और इसके अतिरिक्त लोक सेवा हेतु दिए जाने वाले सबसे बड़े सम्मानों में से एक पद्मश्री पुरस्कार से भी भारत सरकार द्वारा आपको सम्मानित किया गया है। आपके द्वारा अर्जित पुरस्कारों का यदि संपूर्ण विवरण मैं बताने लगूं तो संभवतः पूरा समय उसी में निकल जाएगा। अतः अब मैं और ज्यादा समय न लेते हुए नारी शक्ति की प्रेरणा स्रोत आज की मुख्य वक्ता, प्रतिष्ठित महिला कबड्डी खिलाड़ी और कोच पद्मश्री डॉक्टर सुनील डबास को आज के विषय खेल व्यक्तित्व विकास के लिए महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार आपके साथ साझा करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। डॉक्टर सुनील डबास। थैंक्स मैम। नमस्कार। आदरणीय श्रीमती संगीता सिंह अध्यक्षा कावा, आज के कार्यक्रम की मेंटोर श्रीमती रूबी चतुर्वेदी जी और कोऑर्डिनेटर श्रीमती सीमा उन्नियाल जी, इस महानिदेशालय में उपस्थित सभी अधिकारीगण, ऑनलाइन माध्यम से जुड़ी कावा की सभी सीईसी मेंबर्स और जोनल हेड्स तथा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के सभी परिवारों का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि आज खेल व्यक्तित्व विकास के लिए महत्वपूर्ण जैसे विषय पर अपने अनुभव तथा इस मुद्दे से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के साथ साझा करने का आपने मुझे मौका दिया। मैं सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करती हूँ
और सभी परिवारों को मैं नमन करती हूँ, क्योंकि डिफेंस की फैमिली को मैं सबसे पहले सारे डिफेंसेस को मैं हमेशा सैल्यूट करती हूँ कि वो हमारे देश के सबसे महत्वपूर्ण कार्य है जो अपने देश की रक्षा में लगे हुए। थैंक यू मैम। मैं खेल, व्यक्तित्व विकास और ये कुछ ऐसे हमारे सामने शब्द हैं जैसे ए साउंड माइंड लाइज इन ए साउंड बॉडी। स्वस्थ जो दिमाग है वो स्वस्थ शरीर में ही रचता बसता है। ये हम बहुत पुरानी कहावत सुनते आए हैं। और व्यक्तित्व क्या है? व्यक्तित्व को हम परिभाषित करते हैं कि व्यक्तित्व हमारी आंतरिक और बाहरी शरीर के अंदर के कुछ गुण और कुछ बाहरी हमारी गतिविधियों के गुणों का एक डायनामिक कोलैबोरेशन है, मतलब गतिमान एक कोलैबोरेशन है। अब शरीर के अंदर क्या गुण होते हैं और शरीर के बाहर हमारी एक्टिविटीज क्या है? शरीर के अंदर हम जब गुणों को झांकते हैं, देखते हैं, तो हम बहुत सारी चीजें ऐसी जो अपने बॉडी के अंदर है हमने कभी सुनी ही नहीं, देखा ही नहीं, हम खुद को जानना चाहते ही नहीं है। बहुत बार हमारा पूरा जीवन बिना जाने निकल जाता है, ब्लाइंड निकल जाता है। हम खुद को जानने की कोशिश कम करते हैं। नो दाई सेल्फ, खुद को जाने। अब खुद को जब हम जानते हैं, जब हम बड़े हो चुके होते हैं और बहुत सारा जीवन हमारा जो एक्टिवली लाइफ जीने का था उसमें हमारा निकल जाता है, खुद को हम नहीं जान पाए। दूसरी चीज हमारी फिजिकल एक्टिविटीज। अब फिजिकल एक्टिविटीज कौन सी एक्टिविटीज हैं जो आपके शरीर को तो केंद्र में रख के आपकी फिजिक को तो तराशती है, लेकिन उन एक्टिविटीज से क्या आपके माइंड पे या आपके बॉडी के अदर ऑर्गन्स पे, फिजियोलॉजी पे, आपकी साइकोलॉजी पे, आपकी बॉडी के बायोमैकेनिकल पोर्शंस पे क्या इफेक्ट होता है? अब ये तो हमने सोचा ही नहीं था। जब मैं भी एक छोटे से गांव से निकली थी तो मुझे भी नहीं पता था कि मेरा गांव में गोबर पानी करना, हाथ से पानी खींचना और सिर पे मटके भर भर के ढोके लेके आना और खेतों में नलाई गुड़ाई करना, ये मेरा मॉडर्न जिम था। मुझे पता ही नहीं था कि वो मेरी फिजिक तराश रहा था। लेकिन आज जो है हमारे बच्चे इस पैंडेमिक अनफॉर्चुनेट कंडीशंस में हमारे घरों में जो एक बंद होके रह गए थे और उनको ज्यादातर जो है टाइम कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि फोन पे या कंप्यूटर्स पे या ऑनलाइन वर्चुअल जितने भी हमारे माध्यम से, उनके माध्यम से जुड़े हैं, कुछ हद तक हम उनको कोऑर्डिनेट कर पाए हैं, एक्टिव कर पाए हैं। लेकिन फिजिकल एक्टिविटीज ऑलमोस्ट 2 साल से पेंडिंग पड़ी हुई है। बच्चे बहुत डिप्रेशन में हैं। अब पिछले दिनों मैंने इंडियन कैंप्स लिए, कई लड़कियों को मैंने पूछा कि क्या कर रहे हैं, तो वो घर से बाहर ही नहीं निकले। किसी ने वेट बढ़ा लिया, कोई डिप्रेशन में आ गया, कोई मानसिक तनाव से ऐसे गुजर रहा है, किसी की नौकरी चली गई। तो बहुत एक अनफॉर्चुनेट कंडीशंस थी। लेकिन उन कंडीशंस में भी हमारे पास अगर एक मानसिक डेवलपमेंट जो हमारा बच्चों का होना चाहिए, अगर हमारे कंडीशंस, हमारी जो शरीर की कंडीशंस या हमारे जीवन की कंडीशंस अब नॉर्मल हो जाती है, तो उनसे हम कैसे पार पाए, ये हमने सीखना चाहिए। एक IITians का मैंने सोशल मीडिया पे कुछ दिनों पहले पढ़ा कि उसने जिंदगी में, उसका खाता पीता परिवार था, IIT से वो अच्छे खासे मार्क्स से पास आउट हुआ और इंटरनेशनल लेवल पे उसने इंजीनियरिंग में वो चला गया और उसने बहुत अच्छी एक सैलरी पैकेज के ऊपर नौकरी की। लेकिन इस पैंडेमिक में उसने पूरी फैमिली के साथ सुसाइड कर लिया। बहुत सैड न्यूज थी। क्यों किया? क्योंकि उसने अच्छाई तो सब जगह देखी, लेकिन हार को बर्दाश्त करना, और अगर जिंदगी में कुछ अपोजिट कंडीशंस आ जाती हैं, स्ट्रगल कुछ आता है, उसके सामने जब बिल्कुल ब्लैंक सब कुछ हो जाता है, तो उससे फाइट करने की चीज सीखी ही नहीं थी। उससे बाहर कैसे निकले वो उसने सीखा नहीं था। वो उसकी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट है, वन साइडेड हुआ। पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट में खेलों का जो मैं आज बताने जा रही हूँ कि उस डेवलपमेंट में आप एक एंगल पे जोर ना देके सारी जो पर्सनैलिटी का ओवरऑल डेवलपमेंट है, उसका विकास जो बच्चे का भी और बड़ों का भी कैसे चलना चाहिए, वो उसमें खेलों का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। अब खेलों के माध्यम से एक्सपोजर जो खेलों का है, अभी मैंने देखा आपका बहुत ही सुंदर तरीके से जो डिफरेंट कावा सेंटर्स में इतने अच्छे तरीके से जो पुराने गेम्स थे ऑलमोस्ट जो हमारे कल्चर में लुप्त हो चुके हैं, उनको आज दिखाया गया। तो मुझे भी एक मेरी माँ का एक एपिसोड याद आ गया
कि ऐसे ही मैं भी किसी दिन मेरी माँ को कबड्डी खेलते हुए, गांव में हमारे हरियाणा में एक ये फाग की परंपरा होती है, और जिसमें महिलाएं मिट्टी में 15 दिन 20 दिन ऐसा टाइम होता है कि वो मिट्टी के जो गली में मिट्टी होती है और वहां पे गली में रात में कुछ कल्चरल एक्टिविटी करती हैं, गीत भजन गाती हैं, और उसमें वो कुछ गेम्स भी खेलती हैं जो लोकल ग्रामीण गेम्स होते हैं, फोक गेम्स से। तो मेरी माँ उसी में कबड्डी खेलती थी। एक लाइन बना देते थे ऐसे, और उसमें जूते चप्पल रखते थे, पीछे एंड लाइन के लिए चुनिया बांध लेते थे, और मेरी माँ वहां पे कबड्डी की एक टीम की कैप्टन होती थी। और हम बच्चों को वहां जाना अलाउ नहीं होता था, लेकिन फिर भी मैं छुप छुप के मेरी माँ को देखती थी, और बड़ी खुशी होती थी जब मेरी माँ की टीम जीतती थी। हम छतों पे बैठ के देखते थे, तालियां बजाते थे। तो वो कहीं ना कहीं वो फोक गेम जो मैंने मेरी माँ को, हर एक बच्चे के लिए माँ और बाप उनके रोल मॉडल होते हैं, तो जब मैंने मेरी माँ को खेलते हुए देखा, और वहां से मेरी जिंदगी में खेल ऐसे मेरे मनो दिमाग पे उसने असर किया कि मैं आगे बढ़ती गई और स्पोर्ट्स में मैंने एंट्री कर ली। तो कहीं ना कहीं ये, चाहे आपके ग्रामीण खेल है, चाहे आपके देश के कल्चरल खेल है जो एंटरटेनमेंट के लिए गेम है, हम बच्चे जो बचपन में खेलते आए हैं, वो खेल भी हमारी जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा भी होते हैं, और वो हमारे डेवलपमेंट में बहुत हेल्पफुल होते हैं। देखो, खेलों से हम, अभी मैम ने भी जैसे बताया कि टीम का विकास होता है, सहयोग का विकास होता है। आज ज्यादातर यूनिक फैमिलीज है, ज्यादातर रिलेशंस भी कम होते चले गए हैं, हर एक फैमिली में एक एक दो दो बच्चा होता है। तो वो क्या करते हैं, उनके सामने उनको लगता है कि उनके तो आधे से ज्यादातर रिलेशन है ही नहीं। अब उसको लोगों के साथ, सोसाइटी के साथ कोऑर्डिनेट करना नहीं आएगा। अब खेल एक ऐसी विधा है जिसमें अगर बच्चा उतर जाता है, तो वो जब दोस्तों के साथ कोऑर्डिनेट करता है, तो वो सोसाइटी का एक महत्वपूर्ण रूल वहां पे सीख लेता है, कोऑर्डिनेशन। और जब समाज का प्राणी है इंसान, और समाज में चलना सीख जाता है, तो वो अच्छे बुरे का वहां पे जो भी उसके सामने परिस्थितियां आती हैं, दोस्त अच्छे भी मिलेंगे, बुरे भी मिलेंगे, परिस्थिति अच्छी भी आएंगी, बुरी भी आएंगी, तो उसकी लाइफ में वहां से ही शुरुआत हो जाती है। अब खेलों को हमारे जैसे पूरा वर्ल्ड जो है इस समय पर, मैं समझती हूँ कि थर्ड वर्ल्ड वार ना हो के खेलों की दुनिया में आज थर्ड वर्ल्ड वार हो रहा है। ओलंपिक गेम्स हो, चाहे एशियाड हो, चाहे कॉमनवेल्थ गेम्स हो, जितने भी बड़े कॉम्पिटिशन हैं, उसमें हर एक कंट्री अपना वर्चस्व कायम करने के लिए, अपने देश का दबदबा दिखाने के लिए आगे बढ़ता है। अब ये खेलों की दुनिया जो है, वो थोड़ी सी एक डिफेंस की दुनिया से दूर हटके, युद्ध जो एक हमारे देश, मतलब मैं सोचती हूँ कि युद्ध कभी भी नहीं होना चाहिए इंसानियत के लिए, लेकिन फिर भी हमारे बहुत बड़े विद्वानों ने कहा है इनविटेबल, मतलब युद्ध होते तो हैं लेकिन नहीं होने चाहिए। अब ये युद्ध अगर हमारे खेलों की दुनिया में हो, तो सोचो वहां सद्भावना का विकास होगा, पूरे विश्व में इम्यूनिटी डेवलप होगी, और हमारे सभी लोगों के शरीर डेवलप होंगे। और एक जो चीज सबसे बड़ी चीज है, पूरा विश्व है एक ग्लोबल विलेज बन जाता है जब हम खेलों की दुनिया में उतरते हैं। जब हम एशियाड में गए, चाइना में हमारा एशियन गेम्स हो रहा था, तो एशियाड में हमने चारों तरफ जब देखा, पूरा विश्व वहां पे जुड़ा हुआ है, पूरा एशियन कंट्रीज आए हुए हैं, और उनमें हर एक कंट्री में एक ललक है जीतने की, मेडल टैली में मेरा कंट्री हो। और एक सबसे बड़ी बात जो होती है, वो मेडल टैली में जब भी हम कोई कंपटीशन खेलते हैं, एक कंट्री का जब गोल्ड मेडल आता है, तो वो गोल्ड मेडल उस कंट्री की गरिमा बढ़ाता है, उसका फ्लैग उस कंट्री का वहां पे होस्ट होता है, उसका झंडा फहराया जाता है, उस कंट्री का जो नेशनल एंथम होता है, वो वहां धुन बजाई जाती है, और सारा विश्व आपके सामने, आपकी धुन के सामने और आपके झंडे के सामने नतमस्तक होता है। इतना रोमांचित पल होता है वो, कि हम अपने देश के लिए अपना झंडा बुलंद करें। जब मैं चीन में अपनी टीम लेके जा रही थी, तो मेरे फादर इंडो चाइना जो है वार डिफेंस में थे, ऑब्वियसली आर्मी में थे, तो उन्होंने इंडो चाइना वार लड़ा था, और कहीं ना कहीं अनफॉर्चुनेटली वो हम हार गए थे। तो मेरे फादर के मन में भी एक कसक थी कि बेटा वहां जा रहे हो तो इंडिया का झंडा है ना चीन में जरूर फहराना, हमें वो, मुझे वो बहुत संतुष्टि देगा। और वहां जब हम जीते हैं, रोज मेरे फादर चेक करते थे कि हम कुछ हार ना जाए, बेटा आपकी ये गलती, आपकी वो गलती, आपकी टीम में यहाँ मिस्टेक थी, वहां मिस्टेक थी, रोज इतना, जितना तो मेरा भी वहां पर कंसंट्रेशन नहीं था जितना मेरे फादर का था। तो फैमिलीज भी खेलों में साथ साथ जुड़ती हैं। और वहां पे जब हमने अपना चीन में अपना झंडा फहराया, गोल्ड मेडल जीता, और वहां पे जब हमारे देश की धुन बजी, राष्ट्रीय धुन बजी,
तो सच में हम वहां धुन बजा रहे हैं, लेकिन मेरे फादर की आंखों में आंसू थे। और मेरी माँ बता रही है कि वो हमारे सामने बैठ के टीवी के सामने वो रो भी नहीं पाए, वो उठ के चले गए कि नहीं आज मेरी बेटी ने झंडा फहरा दिया। बस ये मेरे लिए बहुत ही रोमांचित पल है। और हमारे देश के लिए मर मिटना हम अपने अंदर जो खेल के माध्यम से बच्चों के अंदर भर सकते हैं, वो इतना अच्छा देशभक्ति का पैट्रियोटिक जो हम एक रवैया अपनाते हैं, वो इन खेलों के माध्यम से डेवलप होता है। अब मैं एक जो व्यक्तित्व पे सीधा एक बात करना चाहूंगी कि व्यक्तित्व का विकास है वो खेलों के माध्यम से, और इनर जो है वो कैसे डेवलपमेंट हो। इनर जब तक आपके अंदर की सोल जो जिसको हम कहते हैं सोल को जागृत करना, हम योग ध्यान समाधि इसके माध्यम से बहुत सारी ऐसी चीजें करते हैं जो हमारी फिजिकल डेवलपमेंट के साथ साथ माइंड की टफनेस में हेल्प करती है। लेकिन खेल में एक चीज है जो मैंने अपनी लाइफ में 5 पॉइंट्स ऐसे बना के रखे जो मुझे आगे मेरी जिंदगी को हैंडल करने में और मुझे कहीं भी और अपवर्ड सिचुएशंस में मुझे हमेशा ताकत दी। वो कैसे डेवलप कर सकते हैं आप अपने अंदर के सोल को। हमारे हर आदमी के अंदर सोल जो है वो हमेशा आत्मा जिसको कहते हैं वो हमेशा एक पॉजिटिव आपको गाइडेंस देती है। कभी भी आप कोई गलत काम करने जाएंगे तो अंदर से एक आवाज आती है, नहीं 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 ये गलत है। तो हम क्या करते हैं उसको वहां सुनने की कोशिश नहीं करेंगे और निकाल जाएंगे, तो क्या होगा हम कहीं ना कहीं उसको दबा रहे हैं। तो आत्मा को हम इस खेल के माध्यम से कैसे जागृत करते हैं। मैंने इसमें 2 चीजें हमेशा, जो मेरी माँ का भी इसमें मैं रोल मानती हूँ। मेरी माँ एक ब्रह्म कुमारी जो ओम शांति रिट्रीट से जुड़ी हुई है और जुड़ी हुई थी। अनफॉर्चुनेटली कोरोना काल में आई लॉस्ट माय मदर। तो उन्होंने मुझे एक पॉजिटिव जो चीज सिखाई वो यही थी कि अपने खुद की अंदर की आत्मा की आवाज को सुनने की कोशिश करो, अकेले बैठो ध्यान में लगो और अपने खुद को जानने की कोशिश करो कि आपके अंदर कितनी स्पार्किंग है और आप क्या कर सकते हो। नो thyself। और फिर उसके बाद जब बाहर निकलो तो उसमें आप अपना टारगेट निर्धारित करो कि मेरे अंदर इतनी एनर्जी और मुझे ये करना है। तो वो एक कॉन्फिडेंस लेके आता है। और उस कॉन्फिडेंस के बाद आपने जब अपना टारगेट निर्धारित कर दिया, डिटरमिन कर दिया, तो उसके बाद आपको उसके प्रति डेडिकेशन और डिवोशन लगाना है कि आपने उसके प्रति पूरा न्योछावर होना है कि मुझे तो ये पाना ही है और कोई दूसरी चीज मेरे सामने नहीं है। तो ये जो वहां से एक चीज निकल कर आती है सेल्फ का एनालिसिस। आप जो रोज काम करते हैं उसमें आप देखो कि खुद का एनालिसिस करके देखो कि हमने क्या गलत किया क्या सही किया। तो ऑटोमेटिकली आपकी इनर है सोल भी जागृत हो जाएगी और अंदर से आपके व्यक्तित्व का विकास है वो पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा, जो सोसाइटी के लिए बहुत हेल्पफुल है। आज के टाइम पे बच्चों में पेशेंस की कहीं ना कहीं मैं कमी नजर आती है। मैं देखती हूँ, मैं भी कॉलेज में स्टूडेंट्स के साथ जुड़ी रहती हूँ। छोटी छोटी बात पे वो झगड़ा कर बैठते हैं और कहीं ना कहीं मार पिटाई पे वो उतर आते हैं, जो एक फिजिकल हैंडलिंग होने शुरू हो जाती है। तो ये पेशेंस जो है ये इनर से आती है, आंतरिक विकास से आती है। और जब आंतरिक विकास पॉजिटिविटी की तरफ आपको गाइड करेगा तो आप कभी भी कोई नेगेटिव काम की तरफ नहीं जाएंगे। दूसरी चीज, आप अपनी एनर्जी को चैनलाइज करें। अब प्लेटो एक अरिस्टोटल प्लेटो जो बहुत बड़े पुराने थिंकर्स हैं जिनको मैं मानती हूँ कि उन्होंने एक बच्चे के डेवलपमेंट में 4 पॉइंट्स बताए कि बच्चे का 15 साल तक का विकास है वो कैसा होना चाहिए। वो हमारी भी गीता में कहीं ना कहीं लिखा हुआ है कि 5 साल तक उसको लाड करिए, फिर उसको डांटिए, फिर उसके साथ मित्रवत व्यवहार कीजिए। तो कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ जो अरिस्टोटल ने 15 साल की उम्र तक फिजिकल डेवलपमेंट का पूरा मुआयना बना के दिया है कि आपका एजुकेशन सिस्टम है उसमें 15 साल की उम्र तक बच्चे को खेल की गतिविधियों में क्यों डालना चाहिए, फिजिकल डेवलपमेंट क्यों करना चाहिए। क्योंकि अगर आपका फिजिक जो है उसका डेवलपमेंट एक लिमिट के बाद खत्म हो जाता है, मेंटल डेवलपमेंट पूरी उम्र चलता है। फिजिकल डेवलपमेंट का जब टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा उसके बाद उसका फिजिक में जो आप तराशने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा बहुत जो मस्कुलर चेंजेस हो सकता है, लेकिन फिजिक का एक्चुअल डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं हमारे ऑर्गन्स वीक रह जाते हैं। तो अभी बहुत सारे जैसे बुढ़ापे में कोई आदमी कहता है कि इसने बचपन में कितना काम किया था, उसकी हेल्थ का जो आज के टाइम पे अगर हम उसका एक डाटा बनाते हैं तो उसका बैकग्राउंड देख के बनाते हैं कि उसने बैकग्राउंड में कितना वर्कआउट किया था या पीछे बचपन में उसने किस बैकग्राउंड से वो निकल कर आया है, कितना हार्डवर्क उसने किया है। क्योंकि आपकी बोन्स की डेंसिटी हार्डवर्क से आती है, फिजिकल हार्डवर्क, आपके ऑर्गन्स की डेंसिटी, आपके ऑर्गन्स का डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट,
आपकी बॉडी का सारा जो फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट, वो सारा का सारा फिजिकल एक्टिविटीज के ऊपर निर्भर करता है। और हम क्या है, फिजिकल एक्टिविटीज को जब इग्नोर करने लगते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो प्रभावित होता है। अब वही जो फिजिकल डेवलपमेंट है, वो अगर किसी बच्चे का, उसकी हेल्थ इतनी अच्छी डेवलप हो जाती है कि वो कोई प्रोफेशनल स्पोर्ट्स में भी जा सकता है, स्पार्किंग अगर उसके अंदर है तो हम बच्चों को जब हम उसके डेवलपमेंट में फिजिकल एक्टिविटीज को इग्नोर करते हैं तो वो कहीं ना कहीं हम उसकी लाइफ को भी कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहे होते हैं। तो उसकी फिजिकल डेवलपमेंट में हमें पूरा फोकस करना बहुत जरूरी है। अब फिजिकल डेवलपमेंट में मैंने एक रिसर्च वर्क किया था जिसमें हम बच्चों को क्या करते हैं, पेरेंट्स अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए, कई बार पेरेंट्स के ड्रीम्स अधूरे रह जाते हैं और वो क्या करते हैं कि बच्चे के ऊपर थोप देते हैं कि आपको आईएएस बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको इस फील्ड में जाना है, आपको उस फील्ड में जाना है। हम अपने चॉइस के फील्ड उनके ऊपर लाद देते हैं, उनकी फ्रीडम को हम खत्म कर देते हैं। पहले हमने उसको स्पोर्ट्स में पहले कहते थे कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, और पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। आज वो पूरा का पूरा चेंज हो चुका है। आज कितने खिलाड़ी हैं जो देश में रोल मॉडल बने हुए हैं, खेल कूद के माध्यम से उन्होंने देश का और अपने गांव का, अपने क्षेत्र का, अपने एरिया का नाम रोशन किया है। रोल मॉडल बन के उन्होंने बच्चों के सामने एक नजीर पेश की है। तो मैं समझती हूँ कि अगर बच्चे के अंदर कुछ क्वालिटीज उसकी स्पोर्ट्स की हैं तो उसको स्पोर्ट्स फील्ड में भेजिए। मेरा एक रिसर्च वर्क था, डीएनए टेस्टिंग के माध्यम से हम ब्रेन का डीएनए टेस्टिंग करते हैं और उसके माध्यम से 8 टाइप का जो 4 लोब होते हैं ब्रेन के, उसमें 4 लोग में 8 टाइप की एक्टिविटीज है वो इन्वॉल्व होते हैं। उन 8 टाइप की एक्टिविटीज में क्या होता है, हर एक बच्चे के पास एक फिक्स जो है पीछे से रिजर्व आता है, इनहेरेंट रिजर्व जिसको कहते हैं। वो रिजर्व उसकी बॉडी में लॉजिकल है, उसका डायनामिक फिजिकल है, उसका म्यूजिकल है, उसका किसी भी टाइप का जो है वो 8 टाइप की इंटेलिजेंसी है वो हमने उसमें निकाली। और खिलाड़ियों पे हमने रिसर्च किया तो उसमें 25 खिलाड़ी हमारे ऐसे निकले जिनके अंदर फिजिकल डेवलपमेंट ना, फिजिकल रिजर्व बहुत ज्यादा था, डायनामिक रिजर्व जिसको कहते हैं। उसमें हमने उनके पेरेंट्स से उन बच्चों को जबरदस्ती, वो स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं, पेरेंट्स एजुकेशन में भेज रहे हैं, आईआईटी करो, इंजीनियरिंग में जाओ, वो स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं, पेरेंट्स आईआईटी में भेज रहे हैं, डॉक्टरी में भेज रहे हैं। तो जिन बच्चों के अंदर बेसिक लेवल पर, ये आगे आने वाले समय में हमारे बेसिक नेशनल एजुकेशन में भी ये लागू हो जाएगा कि बेसिक लेवल पर अगर बच्चे के अंदर डायनामिक टैलेंट ज्यादा क्वांटिटी में है तो उसको स्पोर्ट्स फील्ड में डालिए। अगर उसका लॉजिकल है तो उसको एजुकेशन का उस फील्ड में डालिए। जैसे आपको वकील बनाना है तो लॉजिकल जो जहां आर्गुमेंट वो कर सके। तो ऐसी आपके अंदर 8 जो हमने एक एरिया देखे कि जिसके माध्यम से बच्चों को उसी फील्ड में फोकस कीजिए जहां उसके अंदर क्वालिटीज है। अगर हम एक नॉन मतलब ऐसे बच्चे को स्पोर्ट्स में फोर्स कर रहे हैं, मेरा एम है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी स्पोर्ट्स में ही जाए और हो सकता है उसके अंदर वो क्वालिटी नहीं है, तो मैं अपने जो ड्रीम्स है उसके ऊपर ना लागे। इसलिए मैं सभी पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि बच्चों को फ्रीडम दें। आज जो है, आज का यूथ भी और आज के बच्चे भी वेरी ट्रूथफुल अबाउट इट। वो अपना, क्योंकि आज की इंफॉर्मेशन का जमाना है और वो मोबाइल और चाहे कुछ भी हो उसमें से पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इंफॉर्मेशन देखते हैं, तो वो अपना कुछ ना कुछ अच्छा भी निर्धारित कर लेते हैं। उनको अगर फ्रीडम दी जाए तो आप उनको थोड़ा फ्री छोड़िए और उनको अपना कैरियर, जो अपना एरिया है, चॉइस का एरिया दीजिए। अगर आपने चॉइस का एरिया दिया तो वो पैशन से उसको फॉलो करेगा, और अगर आपने उसको फोर्सफुली कोई एरिया दे दिया तो सारी जिंदगी आप उसके पीछे धक्के मारते रहोगे। आप इधर से उधर से सिफारिशें करते रहोगे कि मैं बेटे को सेट करने में या बेटी को सेटल करने में मैं यहाँ से अप्रोच करूँ, वहां से अप्रोच करूँ। पैशन उसको तब आएगा जब उसकी चॉइस का एरिया उसको अलॉट होगा और उसकी चॉइसेस को आप रोज देखें, नजरअंदाज उसको ना करें। तो सभी पेरेंट्स हैं, आज मैं समझती हूँ कि उसकी चॉइस अगर खेल है तो खेल में जाने दें। अब मेरा जो व्यक्तित्व है, मैं एक छोटे से गांव से निकली और देखो, मुझे नहीं पता था, मेरे चारों तरफ अनपढ़ फैमिली थी, मुझे नहीं पता था मुझे कहाँ जाना है, किस फील्ड में जाऊं, क्या करूं, और कोई मुझे सजेस्ट करने वाला, गाइड करने वाला भी नहीं था। लेकिन एक ऐसा गांव जहाँ पे हर्डल्स बहुत ज्यादा थी, लड़कियों को कोई बाहर नहीं निकलने देता था, मैं अकेली लड़की थी, वहां से ग्रेजुएट होकर निकली हूँ, और रोज बसेस से आना जाना। मेरा डिस्ट्रिक्ट झज्जर में एक गाँव पड़ता है,
और झज्जर तो फीमेल फिटिसाइड में सबसे लोवेस्ट रेट पे था। तो उस गांव में कोई बच्चा बाहर नहीं निकलता था, लेकिन गांव के खेल, हमारे गांव में बहुत सारे खेल होते थे, गांव के खेल हम सारे खेलते थे। तो कहीं ना कहीं मेरे फादर के अंदर एक तमन्ना थी कि बेटी को मैं बाहर भेजूं, कुछ पढ़ाऊं लिखाऊं। वो बाहर निकले थे, दुनियादारी से थोड़ा एक्सपोजर था, तो उन्होंने सारे जो जितने भी हर्डल्स थे, कांटे पत्थर मेरे निकाल के बाहर फेंके और उन्होंने मुझे रास्ता दिया। और एक जो पॉजिटिव चीज थी कि हमारे वहां पे गर्ल्स स्कूल था, गर्ल्स कॉलेज था, तो हम पढ़ भी गए। नहीं तो वहां पे तो गर्ल्स को कोएड में पढ़ना भी अलाउ नहीं था, और इवन हम कपड़े प्रेस करके भी नहीं पहन सकते थे, वो एक टैबू था। तो ये इस हालात से जब हम निकले हैं वहां से, तो कभी सोचा भी नहीं था कि हम आगे मैं इतना कुछ बोल पाऊंगी या मैं कुछ कर पाऊंगी। लेकिन इस खेल ने मुझे जो एक्सपोजर दिया, पहले तो सबसे पहले मैं ग्रामीण एरिया से निकलकर जब मैं प्रैक्टिस करने जाती थी, तो स्टेडियम में जब मुझे ये लगता था कि मैं कुछ अच्छा कर सकती हूँ, मैं खेलने लगी, तो गांव में खेल किसी को बताना भी नहीं था कि मैं स्पोर्ट्स करती हूँ। हम बैग में अपना सारा ट्रैक सूट वगैरह बैग में डाल के लेके जाते थे। ग्राउंड हमारा मिट्टी का होता था, पानी भी नहीं होता था, वहां लथपथ हो गई मिट्टी से। जिस ड्रेस में सूट सलवार चुन्नी सिर पर ढांप के जो हमारा गांव के ग्रामीण अंचल का जो पहनावा होता है, वो सारा करके हम जाते थे स्टेडियम। वहां से प्रैक्टिस करके मैं वापस गाँव आती थी। किसी को नहीं पता था कि मैं स्पोर्ट्स में हूँ। और एक बार जब हमने एशियाड में गोल्ड मेडल जीता, और जो गांव कभी छोटी छोटी चीजों पे लड़की बाहर क्यों जा रही है, ये आप सारे गांव की लड़कियों को बिगाड़ दोगे, आप अपनी बेटी को उसमें भेज के रोज बसेज में धक्के खा रही है, वगैरह वगैरह बहुत सारे कमेंट्स भी पेरेंट्स ने झेले हैं। तो वही गांव जब एशियाड में, और दूरदर्शन जब गांव में टीवी होते थे, दूरदर्शन पर जब फोटो आई और ये पता चला कि इस गांव की लड़की है और ये एशियाड में ये गोल्ड मेडल जीता है, और ये, तो वो गांव जो कभी बाहर निकलने से भी परहेज करवाता था, वही गांव के सारे लोग उस बेटी को एयरपोर्ट पे ट्रैक्टर भर भर के, ट्रॉलियां भर भर के लेने पहुंच गए। वो आज पूरे गांव की बेटी होगी, उस गांव का एरिया का रोल मॉडल होगी। आज भी उस गांव में मैं देखती हूँ, मैं जाती हूँ वहां पे, मैंने एक विमेन की एकेडमी शुरू करवाई महिलाओं की। आज उनकी बेटियां शॉर्ट्स में खेल रही हैं, लेकिन उनकी माएं सारी घूंघट निकाल के बैठी हुई है। उस गांव में बदलाव आया, चाहे एक बच्चा निकला। उस गांव में लोग अपनी बेटियों को बाहर भेजने लगे, कॉलेज जाने लगी। आज मेरे घर के सामने मैं बैठ के कभी देखती हूँ गांव में, तो सैकड़ों लड़कियां अपना कॉलेज के लिए तैयार होकर निकलती हैं। बहुत सारी लड़कियां जो हमारे गांव के स्टेडियम में प्रैक्टिस करने जाती हैं, कोई माँ बाप नहीं रोकता। लेकिन वहां से अगर मेरा पहले ही स्पोर्ट्स पता लग जाता कि स्पोर्ट्स में जा रही है या स्पोर्ट्स कर रही है, तो शायद ना निकलने देते कि नहीं, स्पोर्ट्स की तो ड्रेस ही वहां पे अलाउ नहीं है, तो स्पोर्ट्स करना तो बहुत दूर की बात है। इसलिए गेम के माध्यम से मैं ऊपर निकली, और वो जो एरिया था जिसमें डेवलपमेंट पेनिट्रेट नहीं कर पाया था, वो भी बदल गया। वहां के बच्चों में भी एक पेनिट्रेशन हो गया, वहां स्पोर्ट्स की एकेडमी भी आ गई, महिलाओं को लड़कियों को भी बाहर जाने दिया गया, और अब वहां पे नॉर्मल सारी चीजें हैं, वो सारा डेवलपमेंट पेनिट्रेट कर गया। एक स्पोर्ट्स ऐसा माध्यम था जिसके माध्यम से मैं बाहर निकल पाई, और उस स्पोर्ट्स के माध्यम से मैंने अपने एरिया की जो एक तस्वीर थी उसको बदलने में मैंने भी अपनी हेल्प की। तो आप भी जैसे किसी भी एरिया में कैसी भी अड़चन है, एक खिलाड़ी जो है वो फाइटर होता है। हार जीत से वो कभी भी, वो गीता का उपदेश यहाँ पे पूरा लागू होता है। खिलाड़ी ना हार से घबराता है और ना जीत से इतराता है। आपके पास दोनों पोर्शन होते हैं। खेल एक ऐसी दुनिया है जिसमें हार और जीत आपके सामने होती है। अगर आप जीत गए तो आप पूरा अपना सबका नाम रोशन करते हो, और अगर हार भी गए तो आप दूसरी चीजें सीखते हो। हार के बाद जीत है, और अब ये हार के बाद जो जीत का रुतबा है, ये आपके माइंड की ट्रेनिंग करता है। मेंटल टफनेस क्या सिखाया इसने? मेंटल टफनेस। कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? जब आपका माइंड ही टफ नहीं होगा, आप किसी चीज से लड़ने के लिए आतुर नहीं होंगे, आप किसी चीज से फाइटर नहीं बन पाएंगे, तो आपके अंदर फाइट करने की ताकत कहाँ से आएगी? ये मेंटल टफनेस कहाँ से आती है? आप एक बार हारे एक बार जीते, एक बार हारे एक बार जीते, दो बार जीते दो बार हारे, तो ये जो सिचुएशन आपके सामने आती रहती है हार जीत की, ये ओड और इवन सिचुएशंस हैं जो आपको स्ट्रांग बनाती है। इसीलिए मैं जब भी मैं ट्रेनिंग में, अब मैं बच्चों को ट्रेनिंग देती हूँ, तो उनको एक चीज जो हमेशा मैं सिखाती हूँ, चाहे मैं बच्चा रोने भी लग जाए
तो भी मैं उसको एक्सट्रीम लेवल तक उसको भेजना है, उससे हाईएस्ट परफॉर्मेंस निकालनी है, तो उस बच्चे के अंदर, क्योंकि खेल एक ऐसी चीज है, फिजिकल एक्टिविटी ऐसी चीज है, अगर हम किसी बच्चे को तराश रहे होते हैं तो उसके तराशने में हमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा तो डालना पड़ता है। एक्स्ट्रा लोड जिसको हम कहते हैं, फिजिकल लोड है, मेंटल लोड है, वो दोनों लोड मिलके जब हम खिलाड़ी को तराशते हैं, बनाते हैं, एवरी डे उसको हम पेन देते हैं, तो वो जो पेन होता है वो उसकी मेंटल टफनेस ट्रेनिंग है। आप डिफेंस की ट्रेनिंग भी देख लीजिए, आपकी डिफेंस की ट्रेनिंग सेम है। आपकी जो डिफेंस में हार्डवर्क है, खेल में भी वही हार्डवर्क है। तो जो हार्डवर्क करना नहीं सीखेगा वो जिंदगी में क्या करेगा? केवल कंप्यूटर के सामने भी सारी लाइफ नहीं बिताई जा सकती। आम आदमी आज इम्यूनिटी से परेशान हुआ, आज पेंडेमिक ने उसी को बचाया जिसकी प्योर इम्यूनिटी थी, जिसकी इम्यूनिटी अच्छी थी। क्यों हमने फिजिक को क्यों नहीं तराशा पहले? आज क्यों हमें योग की और दूसरे खेलों की याद आई? क्योंकि हमारे सामने और सिचुएशन आई। पहली बार ऐसी सिचुएशन आई कि पूरे देश में आपके शरीर को देखा गया, फिजिक को देखा गया, आपके पास क्या है, आप कैसे अपने आप को बचा सकते हो। तो ये जो सिचुएशन आई है, इसने हमें वापस खेलों की ओर मोड़ दिया। अब खेलोगे कूदोगे तो भी बनोगे नवाब। खेलों के माध्यम से भी आज खिलाड़ी नवाब बन गया। बहुत सारे आपके रोल मॉडल खिलाड़ी देश में हैं। तो आप अपने बच्चों को, चाहे आप कोई भी गेम खिलाइए, अभी आपने दिखाया, जितने भी आपने निकाले हैं बहुत अच्छा। जो मैं बहुत खुश हुई हूँ ये आपकी वीडियो में क्लिपिंग में देख के कि आप लोगों ने वो सारे गेम निकाले जो हमारे लुप्त हो चुके थे। हमारी परंपराएं, हमारा कल्चर, हमारा भारतीय कल्चर, जिसके अंदर छोटे छोटे ऐसे खेल जिनको हमने खो दिया था। ओलंपिक में क्या है? ओलंपिक में 27 गेम है और एशियाड में अगर 40 गेम है, तो किसी न किसी कंट्री का फोक गेम तो है ही ना। हमारे कंट्री का एक ले दे के एक खेल ऊपर है। आने वाले समय में इनमें से भी कोई खेल ऊपर आ सकता है। अभी जैसे रिसेंटली हम खो खो, जो हमारा भारतीय खेल है, कबड्डी हमारा इंडिजिनियस गेम है, इसको हम ऊपर लेके आए हैं। एशियाड में लोगों ने जाना, खो खो को अब हम एशियन गेम्स में शामिल करने जा रहे हैं, उसको विश्व पूरा वर्ल्ड जानेगा। तो कुछ खेल जो हमारे फोक गेम है वो हमारी धरोहर है और वो लुप्त नहीं होने चाहिए। और वो हमारी जो बच्चों की फिजिक तराशने में उनको जो खुशी देते हैं, उससे बड़ी चीज कोई हो ही नहीं सकती। आप लोगों ने इतना अच्छा संग्रह ये किया है। कुछ खेल तो मैं भी भूल चुकी थी, खेले तो मैंने भी है लेकिन मैं भूल चुकी थी, लेकिन आज वो सब देख के मुझे सारे खेल याद आए। तो इन खेलों की तरफ आपने जो एक स्टेप लिया है, इसको मैं समझती हूँ कि कहीं ना कहीं हमारी कल्चरल धरोहर में भी इनको शामिल किया जाना चाहिए। और कुछ नहीं तो इनको हम अपनी एजुकेशन पॉलिसी में स्पोर्ट्स के अंदर कहीं ना कहीं इंक्लूड करवा सकते हैं। तो ये खेल, बच्चा जब पैदा होता है, सबसे पहली एक्टिविटी उसकी क्या होती है? रोलिंग क्रॉलिंग। पहली एक्टिविटी हो, वो बोलना तो बहुत बाद में सीखता है। पहली एक्टिविटी उसकी फिजिकल होती है। और फिजिकल एक्टिविटी जब वो पैदा होते ही है, और उस फिजिकल एक्टिविटी को अगर हम थोड़े टाइम के बाद इग्नोर कर दें, तो फिर वो आने वाले समय में हम समझते हैं कि उसको हमने उसकी जिंदगी का जो इम्पोर्टेंट वैल्यूएबल टाइम है, हमने उसका खो दिया। इसलिए मैंने अभी पिछले दिनों कोरिया में जाना हुआ, तो कोरिया के एक मेट्रो स्टेशन पे हम कुछ मार्केटिंग के लिए गए। तो मेट्रो स्टेशन पे हम उतरे, तो वहां पे मैंने मेट्रो स्टेशन पे कुछ चीजें देखी जो मुझे उन्होंने टेम्प्ट किया कि हाँ ये जानना चाहिए। सारे मेट्रो स्टेशन पे फिजिकल फिटनेस के कुछ इक्विपमेंट्स रखे हुए थे, टेस्टिंग के लिए इक्विपमेंट्स रखे हुए थे। वहां पे बीपी जो है, एक आदमी उतरा, उसने फटाक दे एक मशीन में हाथ दिया। मैंने पूछा व्हाट इज दिस? उसने बताया कि बीपी चेकिंग मशीन। उनका मेट्रो स्टेशन पर बीपी चेक होता है। वो उसने अपना डायबिटिक चेक किया, उस पे मशीन पे सुई मारी, उस पे लिया, उसने तुरंत एक सामने आ गया, तो उसने अपना डायबिटिक चेक किया। उस पे वहां जो लोग हैं बरमूडा में और एक टी शर्ट्स में ट्रेन में चले जाते हैं, शॉर्ट्स नीचे जूते पहने होते हैं। वहीं पे फिटनेस की छोटे छोटे सेंटर्स है मेट्रो स्टेशन पे, और उन सेंटर्स के ऊपर वहां पे जिम है। बच्चा वो अपनी ट्रेन का वेट कर रहा होता है तो रनिंग कर रहा है। मैंने देखा पूरा कंट्री में लोगों की, हमारे यहाँ पे मैं हर थर्ड पर्सन की एक टम्मी देखती हूँ, और वहां पे मैंने लोगों पे बड़ा फोकस किया कि पूरी ट्रेन में मैंने इतने लोगों से मैं देखती आ रही हूँ कि उनकी कहीं मुझे टम्मी नजर नहीं आई। इतना फिटनेस के प्रति एक जज्बा।
हम फिटनेस के प्रति जज्बा हमारा कहाँ चला गया? हम खाने के प्रति हमारा बड़ा अच्छा जज्बा है। हम बेसिक लेवल पे हमारा खाना जो है, एनर्जी का जो इनटेक है और एनर्जी का बर्निंग है वो इम्बैलेंस रहता है, फिर हमारी बीएमआई बढ़ती रहती है, फिर हमारा फैट बढ़ता रहता है। अरे इनटेक जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, इनटेक हम क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। वो तो स्वाद के अनुसार है, टेस्ट के अकॉर्डिंग है। और एनर्जी का बर्निंग कहाँ है? हमारा बर्निंग तो है ही नहीं। हमारा सिस्टम जो है वो बर्निंग अडॉप्ट ही नहीं कर रहा है। जब एक कंट्री अपने पूरे कंट्री के हेल्थ के बारे में ये सोच रहा है कि आपको, हमारे देश में एक पॉजिटिव चीज है जो मैं बहुत अच्छा समझती हूँ, योग। हमारी कंट्री में योगशालाएं, अभी हरियाणा ने कुछ योगशालाएं शुरू की है गांव गांव में। गांव में इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है क्योंकि गांव का अभी भी जो है काम खेती बाड़ी का, हार्डवर्क का है, लेकिन फिर भी योगशालाएं हमारी वैसी ही फिजिकल एक्टिविटी को तराशती हैं जैसा उन कंट्रीज में उन्होंने हेल्थ, पब्लिक हेल्थ है उसको अडॉप्ट किया हुआ है। तो पब्लिक हेल्थ में हम अपने बच्चों को फिजिक को तराशने में, और हमारे पेरेंट्स को, हमारी पूरी फैमिलीज को, अगर घर में एक भी बच्चा स्पोर्ट्स में जाता है तो वो कम से कम अपनी फैमिली को तो पॉजिटिव रखता है, कम से कम अपनी फैमिली के हेल्थ को पॉजिटिव रखता है। तो हमारे कंट्री की हेल्थ की बात आई है, जब हम ये पेंडेमिक से गुजर रहे हैं तो पूरा कंट्री की हेल्थ है, एकदम हेल्थ का सारा डाटा सामने आ गया कि हम हेल्थ पे कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, हेल्थ को कितनी प्रायोरिटीज पे रखते हैं। हमारे एजुकेशन सिस्टम में हेल्थ बच्चों के लिए कहाँ पे है? अब हमने पिछले दिनों न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसमें मेरा भी योगदान रहा है, जिसमें एजुकेशन पॉलिसी में हमने योग को कंपलसरी डालने में हेल्प करवाई है। और फिजिकल एक्टिविटीज को जो आज मतलब काफी जो बड़े वैसे स्कूल्स हैं, मॉडर्न स्कूल्स हैं, वो तो फिजिकल एक्टिविटीज को बिल्कुल ही इंडोर में और एसी रूम्स में ले गई, जबकि फिजिकल एक्टिविटीज एसी रूम्स की बजाय आउटडोर में होनी चाहिए थी। वो फिजिकल एक्टिविटीज वहां पे एक स्टैंडर्ड का नॉर्म बन गया उनके लिए। फिजिकल एक्टिविटी मतलब एक जो वहां पे फिजिकल टीचर्स है उनकी ड्यूटी क्या थी? ज्यादातर चौकीदार या बच्चों का डिसिप्लिन। फिजिकल टीचर वहां पे बच्चों को तराशने के लिए होता है, बच्चों के अंदर कुछ ऐसे जो स्पोर्ट्स के डेवलपमेंट के गुण डेवलप कर सकता है, उसकी ड्यूटी आप एक चौकीदार की तरह निभा रहे हो, आप चौकीदार भर्ती करो। तो ये मुद्दे हमने उठाए, स्कूलों में हमने इसको कंपलसरी करवाया, क्योंकि स्कूलों में जब तक हम बच्चे को स्कूल्स में, क्योंकि मैक्सिमम टाइम बच्चा अपना स्कूल में देता है, उसके बाद तो पेरेंट्स ने इतने सारे ट्यूशंस, बर्डन, ये वो बच्चों के ऊपर डाल रखे हैं। तो जब तक हम बच्चों की फिजिकल एक्टिविटीज के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, उसको नहीं तराशेंगे, उसका एक जो डेवलपमेंट का एरिया है, ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, वो कहीं ना कहीं रुक जाता है। तो आप लोग भी, पेरेंट्स, अपने बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी के ऊपर कम से कम फोकस जरूर करें। अब आइए, आप फिजिकल एक्टिविटी डेवलपमेंट में हेल्पफुल है, इसके बाद आप स्पोर्ट्स को प्रोफेशनली कैसे डेवलप करें। अब बच्चे, जब आपके बच्चे कुछ खेल में जाना, उसका इंटरेस्ट बन गया और कुछ खेल में वो जाना चाहता है, अब उसको रोके मत। और अगर उस खेल में उसको स्पेसिफिक कोई भी ट्रेनिंग, हमारे देश में ट्रेनिंग सेंटर्स की कोई कमी नहीं है, पब्लिक और प्राइवेट एकेडमीज बहुत है। अगर बच्चा प्रोफेशनली कोई स्पोर्ट्स करना चाहता है, फिर आप उसको स्पोर्ट्स में जाने दें, और वो फिर उसकी फिजिक जो है, किसी भी लेवल पे उसकी फिजिक को उस गेम के फेवरेबल है या नहीं है। मान लीजिए एक छोटी हाइट का बच्चा है और उसको हम बास्केटबॉल, उसका इंटरेस्ट बन गया बास्केटबॉल में, तो उसको अगर हम बास्केटबॉल में भेज रहे हैं और उसके अंदर उस लेवल की स्पार्किंग नहीं है, तो वो बच्चा एक दिन आके फेडअप हो जाएगा। उसको उस गेम की फेवरेबल अगर उसकी फिजिक है, तो उसको कम से कम है ना, एक बार स्टेडियम तक लेकर जाएं और उसकी फेवरेबल जिस फिजिक जो है, जिस गेम के अकॉर्डिंग है, उसको उस गेम की तरफ रुझान बढ़ाएं, आप वो हेल्प करें। अगर उस बच्चे का फिजिक उस गेम के फेवरेबल नहीं है, तो उसको बहुत हार्डवर्क करके भी रिजल्ट कम मिलेगा, और जब बच्चे को रिजल्ट नहीं मिलता है तो वो डिप्रेशन में आ जाता है, फेडअप हो जाता है, गेम छोड़ने भागता है। अब वो डिलेमा में आ जाता है, एजुकेशन में जाऊं, स्पोर्ट्स में जाऊं, तो वो डिलेमा की सिचुएशन है जो एक बीच में मझधार में अटक जाती है उसकी नैया। उसको आप पेरेंट्स हेल्प करें, पहले उसकी फिजिक को तराशने में हेल्प करें, 15 साल के बाद उसको स्पेसिफिक गेम्स की तरफ भेजें। स्पेसिफिक गेम में भेजने से पहले आप एक बार जरूर ये ध्यान करें कि उसको किसी भी एक स्टेडियम में लेके जाएं। कोई भी फिजिकल एक्टिविटी का टीचर होता है, चाहे वो स्कूल में है, चाहे वो कॉलेज में है, चाहे वो स्टेडियम में है,
वो बच्चे को इतना जरूर गाइड कर देगा कि इस बच्चे के अंदर किस गेम की स्पार्किंग है। अगर उसके अंदर स्पार्किंग हैंडबॉल की है, फुटबॉल की है, कबड्डी की है, कोई भी गेम की उसके अंदर स्पार्किंग है और उस गेम के अकॉर्डिंग फेवरेबल उसकी फिजिक है, तो उसको फिर आप मोटिवेट कीजिए। अब यहाँ पे मोटिवेशन जो है वो किस लेवल का है, अगर आप पेरेंट्स उसको, मैं समझती हूँ, देखो मैं एक पुरानी मुझे चीज याद आ रही है कि बच्चा, ज्यादातर पेरेंट्स आज कहते हैं बच्चा बहुत जिद्दी है, अरे हमारा तो बहुत जिद्दी है, ये तो वही करके मानता है जो इसका मन करता है, ये तो वही करता है जहां ये जाना चाहता है। अरे आप ये नहीं समझ रहे, उसका जिद जो है ना वो एक पॉजिटिव गुण है, उसकी पर्सनैलिटी का पॉजिटिव गुण है। और वो जिद है, अगर बच्चा जिद करता है उसको फ्री छोड़ दो, उस जिद के बाद वो अपना एरिया खुद चुनेगा। जिद जो वही होती है जहाँ पे उसका पैशन है, उसका रुझान है। जब रुझान उसका है तो आप उसको जबरदस्ती दूसरी तरफ क्यों डालते हो? और जिद ही जुनून में आती है, और जुनून ही रिजल्ट ओरिएंटेड होता है। जिद को जुनून में डेवलप आप करोगे, आप जबरदस्ती करोगे, फोर्सफुली भेजोगे, और अगर उसके अंदर जिद किसी चीज को पाने की है, ललक है, वो कुछ करना चाहता है, तो सिर्फ आप ऑब्जर्व कीजिए, सुपरवाइज कीजिए। सुपरवाइज करके उस बच्चे को उसी एरिया में भेज सकते हैं, तभी उसकी पर्सनैलिटी में वो पॉजिटिव गुण आएगा जिसको वो पिकअप करना चाहता है। अगर आप उसको जबरदस्ती पिकअप कराओगे तो उसकी पर्सनैलिटी का वो पॉजिटिव गुण नहीं डेवलप होगा। तो बच्चे की जिद को भी नोट कीजिए, उसको नेगेटिव मत समझिए, जिद एक दिन उसको रिजल्ट देगी। मैं बचपन में, एक छोटा सा एग्जांपल है, मैं, मेरे फादर ने, मेरी सिस्टर मेरे को बोल रही थी कि, बड़ी सिस्टर थी, वो बोली कि चल मेरे साथ है, कुएं से पानी लेके आ। मैं तब 8th क्लास में थी, 7th 8th क्लास में बच्ची के सिर के ऊपर मटका रख दिया जाता है, तो सोचो क्या होता है। तो मेरे फादर ने कहा, मेरी सिस्टर ने कहा कि चलो कम से कम है ना, मैं 8 वो लेके आऊंगी तो तेरे 4 राउंड में, 8 राउंड में 4 मटके तो भरेंगे। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। तो मेरे फादर ने भी कहा कि रहने दे बेटा। वो सिस्टर ने जिद की कि नहीं नहीं, इसको लेके जाऊंगी। उसने मेरे सिर पे मटका रखे, मैंने गर्दन हिला के फोड़ दिया। उसने दूसरा रखा, मैंने दूसरा फोड़ दिया। उसने मेरे को 2-4 झापड़ भी लगा दिए। मैं रो के और फादर के पास चली गई। मेरे पापा ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, अभी इसको मत भेजो, रहने दो, अभी इसका मूड नहीं है, जिद्दी है ये। तो जब मेरे पापा ने कहा कि ये जिद्दी है, तो जिद, उन्होंने कहा कि ये जिद्दी है, लेकिन अगर इसका मूड होगा तो ये इतने मटके भर के ला देगी तेरे कि तुझे भी जाने की जरूरत नहीं होगी। अब उन्होंने वहां से मुझे मोटिवेट किया। ये मोटिवेशन है। अगर पेरेंट्स अपने बच्चे की कहीं तारीफ करते हैं ना, तो गुस्से में भी अगर बच्चा है ना, तो वो तारीफ से पिघल जाता है। और फिर मैंने मेरी सिस्टर को बोला कि आज आप रहने दो, मैं सारा पानी मैं ही भरूंगी। और मेरे पापा ने बताया कि 10-12 मटके तुमने अकेली जाके भर दिए और उसको जाने भी नहीं दिया। तो कई बार बच्चा जब जिद्दी होता है तो उसको थोड़े से मोटिवेशनल ट्रिगर से आगे बढ़ाओ, उसको समझने की कोशिश करो। बच्चों के साथ हम क्या करते हैं, प्यार से डील नहीं करते हैं, गुस्से से डील करते हैं और उसकी जिद को दबाने की कोशिश करते हैं। बच्चे की जिद है, उसको पैशन है फॉलो करने को, और वो एक न एक दिन आपका जरूर नाम रोशन करेगा। अब हम बात करते हैं आज के इंडिया के स्पोर्ट्स की। इंडियन स्पोर्ट्स है वो आज कहाँ जा रहा है और किस एंगल में जा रहा है, और इस स्पोर्ट्स के माध्यम से आपको कैरियर कैसे मिलता है। आज स्पोर्ट्स हर फील्ड में, आपके सीआरपीएफ में भी स्पोर्ट्स का कोटा होता है, आर्मी में भी स्पोर्ट्स कोटा होता है। हमने हरियाणा में तो सिविल सर्विसेज में भी स्पोर्ट्स का कोटा किया हुआ है, एजुकेशन में स्पोर्ट्स का कोटा होता है। आज बच्चों को जब हम स्पोर्ट्स में, अभी मोदी जी ने एक मीटिंग ली और एशियन गेम्स का उन्होंने रखा कि एशियन गेम्स में हमारा गोल्ड मेडल का टारगेट इतना होना चाहिए, सिल्वर का इतना होना चाहिए, और हमारे जो पिछले टारगेट है उसको हम आगे कैसे बढ़ाएं, उसका ग्रास रूट लेवल पे हमारा वर्कआउट्स होना चाहिए। जब हम किसी भी फील्ड में स्पोर्ट्स में जाते हैं तो किसी भी एरिया में जॉब प्रोफाइल जरूर देखते हैं कि कहाँ हमारा कैरियर है। आज स्पोर्ट्स कैरियर ओरिएंटेड है। आज स्पोर्ट्स के माध्यम से आप डिफरेंट फील्ड्स में, एक बच्चा, जब मैंने अभी हरियाणा में देखा कि आईपीएस में हमारे डीएसपी लेवल पे बहुत अच्छे जो खिलाड़ी थे जिन्होंने ओलंपिक्स में, एशियाड में मेडल जीते हैं, उनको डायरेक्ट सिविल सर्विसेज जॉब भी प्रोवाइड की गई है।
तो जॉब ओरिएंटेड जब स्पोर्ट्स है तो आप प्रोफेशनली अगर बच्चा स्पोर्ट्स में जाना चाहता है तो उसको जरूर फॉलो कराने के लिए हेल्प करो। गेम्स की एकेडमीज की जहां तक बात है तो जो गेम बच्चा अडॉप्ट करना चाहता है उसको उसी में जाने दें। आप अपनी चॉइस का गेम उस पर ना थोपे, उसकी बॉडी के फेवरेबल देखें। तीसरा काम है एकेडमीज का। आज एकेडमीज इंडिया में इतनी सारी हैं, प्राइवेट भी हैं, गवर्नमेंट की भी हैं, और बहुत सारे जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं CSR के तहत, जो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत हमारे इंडस्ट्रीज भी उसमें आगे आई हैं, और इंडस्ट्रीज ने स्पोर्ट्स की बहुत अच्छी अच्छी जगह पे एकेडमीज भी शुरू की हैं, और बहुत कॉलेजेस को, स्कूल्स को उन्होंने, जैसे एक गोद लेने की परंपरा शुरू हुई है तो उन्होंने वहां पे सपोर्ट दिया है। तो CSR पॉलिसी के माध्यम से अब हमारे बहुत सारे एकेडमीज हैं वो चल रही हैं। सिर्फ जरूरत है तो बच्चे के, आप अपने बच्चों को उसमें तराशिए और आगे बढ़ाइए। गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है उसमें अभी मेरे 21-22 तारीख को दो सोनीपत में, ऐसे पूरे इंडिया में डिफरेंट जो है, हम पूरे इंडिया की, जैसे मैं कबड्डी की ही ले लूं, कबड्डी की पूरे इंडिया की हमने लड़कियों को नेशनल लेवल पे, जो जूनियर नेशनल लेवल पे बच्चों ने मेडल जीता है, उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में डालने जा रहे हैं। अब वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्या है, उसमें बच्चे का पूरा खर्चा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उठाएगी और उनको सेंटर देंगे। अच्छी नेशनल लेवल की जो है स्पोर्ट्स की क्वालिटीज है, उन एकेडमीज में उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। तो ये जो गवर्नमेंट ने भी कुछ स्टेप लिए हैं, साइड बाय साइड जितने भी हमारे रेलवेज है, CRPF है, ITBP है, आर्मी सर्विसेज है, सभी ने स्पोर्ट्स के कोटा की भर्तियां भी शुरू की हैं, जहाँ पे स्पोर्ट्स एक अच्छे लेवल पे है। और इसके अलावा डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स ने स्पोर्ट्स के लिए बहुत एरिना खोल दिया है, जॉब्स के लिए भी खोल दिया है और एकेडमीज का भी खोल दिया है। खेलो इंडिया एक स्कीम आई जो छोटे बच्चों के लिए है। खेलो इंडिया में 1000 खिलाड़ी है, हर साल गवर्नमेंट छांटती है, और उनको 5 लाख रुपए एक खिलाड़ी को पर ईयर गवर्नमेंट की तरफ से अलॉट होता है। वो चाहे गवर्नमेंट की एकेडमी में ट्रेनिंग ले सकता है, प्राइवेट एकेडमी में भी ले सकता है। जरूरत है तो बस एक बेसिक लेवल पर बच्चे को हार्डवर्क कराने की और उसको आगे कैरियर आउट करने की। प्रोफेशनली कोई भी अगर खेल बच्चा करना चाहता है तो उसको आगे बढ़ाइए। और आप जैसे CRPF में आपकी जितनी भी फैमिलीज हैं वो सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो महिलाओं के पास अगर वहां पे टाइम है और वो अगर, मुझे लगता है कि प्रोफेशनली भी वहां पे गेम्स को आप शुरू कर सकते हैं, क्योंकि कोच तो आप बाहर से भी ला सकते हैं। आपके CRPF में तो बहुत अच्छा जो एक प्रावधान है, मैं पहले भी आपके साथ आपके इसमें जुड़ी रही हूँ, आर्मी से भी मैं जुड़ी रही हूँ क्योंकि मेरी बैकग्राउंड भी डिफेंस की है। तो मैंने देखा है कि इतना स्पोर्ट्स, जितना एक क्वालिटेटिव स्पोर्ट्स है वो हमारी डिफेंस सर्विसेज में मिलता है। और वो बच्चे अगर उसी जगह पे रह के और अगर ट्रेनिंग पा रहे हैं और आगे अपना कैरियर ऑप्ट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इससे बढ़िया तो कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता। अब नॉर्मल लाइफ में अगर आप एक बच्चे को सिविल सर्विसेज की तैयारी करवाते हैं और वो IAS लेवल पे जाना चाहता है तो IAS की ट्रेनिंग, IAS की कोचिंग करता है, पहले एजुकेशन कंप्लीट करता है हाई लेवल की, फिर वो कोचिंग करता है, फिर कोचिंग के बाद वो 1 चांस, 2 चांस, 3 चांस, 4 चांस भी लेने पड़ जाते हैं, तो वो उसमें अपना पूरा इन्वेस्टमेंट करता है। ऐसे ही आज अगर स्पोर्ट्स में इन्वेस्टमेंट माँ बाप करते हैं तो वो कैरियर उसको स्पोर्ट्स के माध्यम से भी मिल रहा है। तो स्पोर्ट्स के माध्यम से अगर अच्छा करियर मिल रहा है तो स्पोर्ट्स आज करियर ओरिएंटेड हो गया है और आप अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में भेज सकते हैं। अब मैंने अपनी लाइफ में, मैं देखो एक ग्रामीण क्षेत्र से जब मैं निकली थी तो मेरे पास कुछ नहीं था, एजुकेशन भी मेरी ऐसे टूट टूट के हुई है। गांव से दूसरे गांव में जाना, वहां पे रोकथाम थी, फिर दूसरे गांव से शहर में जाना, वहां पे भी रोकथाम थी, फिर शहर में भी आके हमने स्पोर्ट्स को साइड बाय साइड चलाना, वो भी लुका छुपी करके, गांव में किसी को पता ना चले। तो ऐसे हर्डल्स के बाद भी अगर हम बाहर निकले हैं तो स्पोर्ट्स ने हमें हिम्मत दी है, ताकत दी है, शक्ति दी है। वो हिम्मत अगर आप किसी भी बच्चे को स्पोर्ट्स में डालते हैं तो आपके बच्चों के अंदर वो ताकत जरूर आएगी। और मुझे लगता है कि हम अगर कंट्री की मेडल टैली को ऊपर करना चाहते हैं, हम अगर अपनी कंट्री के लिए डेडिकेटेड होना चाहते हैं, तो हर एक माँ बाप को अपने बच्चों को बेसिक लेवल पे स्पोर्ट्स की तरफ रुझान अगर बच्चे का है तो उसको फ्री छोड़ दो और उसको बाहर निकलने दो, बच्चों को मत रोको। हमें अपने पेरेंट्स ने पूरी फ्रीडम दी और उस फ्रीडम का हमने नाजायज फायदा ना उठा के हमने कुछ रिजल्ट दिया, और वही रिजल्ट आज हमें एक खेतों के पगडंडियों से और राष्ट्रपति भवन तक अवार्ड तक लेके गए हैं। तो वो कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स का ही योगदान है।
मुझे अपनी लाइफ में जब मैं एजुकेशन में थी तो एजुकेशन से स्पोर्ट्स में कैसे कन्वर्ट हुई। जब मैं स्कूल लेवल पे थी तो स्पोर्ट्स हमारे गांव में जो खेले जाते थे बस वही स्पोर्ट्स थे, लेकिन जैसे मुझे स्पोर्ट्स के एक्चुअल जो कुछ चीजें पता चली तो मैंने हार्डवर्क शुरू किया और उसी हार्डवर्क ने धीरे धीरे रिजल्ट दिया। और वो रिजल्ट इतने चुपचाप निकाले कि किसी को पता नहीं था। अगर किसी को पता लग जाता तो शायद मैं आगे नहीं बढ़ पाती, लेकिन बढ़ी। एक कहीं ना कहीं स्पार्किंग थी। ऐसे ही बच्चों के अंदर स्पार्किंग है। जब मैं किसी गांव से निकल कर यहाँ तक पहुंच सकती हूँ तो आप लोगों को तो फॉर्चुनेटली कि आप अच्छी फैसिलिटीज के साथ रह रहे हैं, पेरेंट्स आपके साथ जुड़े हुए, पेरेंट्स आपको सपोर्ट दे रहे हैं। और सीआरपीएफ की ये जो कावा इतना अच्छा आपका ऑर्गेनाइजेशन है जिसके माध्यम से आप सब लोगों को एक पॉजिटिविटी मिलती है, तो आप सब लोग इनके माध्यम से फायदा भी उठाएं। आप लोगों को ये भी सपोर्ट करेंगे और मुझसे अगर किसी भी लेवल पे कोई भी सपोर्ट की आवश्यकता होगी, मैं सीआरपीएफ के लिए हमेशा आपके पीछे खड़ी हूँ, आपके साथ खड़ी हूँ। और मैं जहां भी, चाहे मेरा कबड्डी गेम है, चाहे दूसरे खेलों में, खेलो इंडिया में भी बच्चों के सिलेक्शन में भी हूँ और मैं बहुत सारी चीजों में जुड़ी रहती हूँ स्पोर्ट्स में, तो मेरे से जहां भी कोई साइंटिफिक सपोर्ट हो, मैं एक साइकोलॉजिस्ट भी हूँ, बच्चों की काउंसलिंग भी करती हूँ। तो मैं काउंसलिंग भी, आपकी वर्चुअल काउंसलिंग की भी जरूरत हो किसी को, तो आई एम ऑलवेज विद यू, ऑलवेज देयर। और मैं आप सबके साथ हमेशा स्पोर्ट्स के एरिना में और सीआरपीएफ के एरिना में जब भी आप मुझे बुलाएंगे, मैं तहे दिल से आप सबके साथ खड़ी रहूंगी। और मैं आप सबका हार्दिक गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि आपने मुझे इस सेशन के लिए यहाँ पे बुलाया। अब जो भी बच्चा या जो भी फैमिली मेंबर्स जो भी क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछना चाहता है, तो आप सबका स्वागत है। मैं आप सब लोगों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। नमस्कार। धन्यवाद मैम। मैम आपने अत्यंत ही प्रभावशाली ढंग से खेल को व्यक्तित्व विकास के रूप में इसके महत्व पर आपने प्रकाश डाला। स्वयं के उदाहरण को जिस तरीके से आपने हम सभी के अपने अनुभव को साझा किया है, निश्चित रूप से हम सभी के लिए एक मोटिवेटिंग है और साथ में ही आप हम सभी के लिए एक मिसाल भी हैं। जिस कहावत को सुन के हम बचपन से बड़े हुए थे, जिसका आपने जिक्र भी किया कि पढ़ोगे लिखोगे तो होगे नवाब, खिलोगे तो होगे खराब, इसको आपने गलत साबित करते हुए आप हमारे सामने एक उस एग्जाम्पल के रूप में जिसने इस कहावत को गलत साबित किया और आज आप पद्मश्री और द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित हैं। आपने न सिर्फ स्वयं का बल्कि देश का मान सम्मान और तिरंगा को दूसरे देशों में जाके स्थापित किया है। ये हम सब के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूंगा इस समय कावा के एक इनिशिएटिव का भी, क्योंकि कावा के एक फंड भी मैम हम लोगों ने जारी किया हुआ है। एक स्कीम है हमारा जिसमें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोई भी सीआरपीएफ के कार्मिक के बच्चे अगर पार्टिसिपेट भी करते हैं वहां पे, तो हम उनको 25,000 रुपए की राशि हम उन्हें देते हैं। और साथ ही अगर नेशनल लेवल पे कोई गोल्ड, सिल्वर या ब्रोंज मेडल अचीव करता है, उसको भी प्रोत्साहन की राशि 15,000 रुपए देते हैं। और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोई कार्मिक अपने बच्चे को तैयारी भी कराना चाहता है तो हम उसके लिए फाइनेंशियली उनको सपोर्ट करते हैं। लास्ट ईयर ही एक सीआरपीएफ की फैमिली बच्ची के लिए बास्केटबॉल में 50,000 रुपए की राशि उसको कहीं विदेश में जाने की तैयारी के लिए संदर्भ में था, जिसको कावा ने किया है। तो कावा भी इस तरह की जितने भी वेलफेयर ओरिएंटेड स्कीम्स है उसमें हमेशा से आगे रहा है और आपका इस समय आपकी मौजूदगी हम सबके लिए बहुत ही प्रेरणा का स्रोत है मैम। अब मैं आग्रह करना चाहूंगा वेबएक्स के माध्यम से जुड़े हुए सभी सीआरपीएफ कार्मिक और उनके बच्चे जो इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, आप सबके लिए एक अवसर है कि आप अपने करियर से संबंधित और जो प्रस्ताव मैम ने हमें दिया है कि कभी हमारे बच्चों को भी कभी किसी काउंसलिंग की जरूरत होगी करियर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो हम उस ऑफर को भी हम इनकैश करना चाहेंगे मैम। थैंक्स यू सो मच फॉर दैट। सो द सेशन इज ओपन फॉर ऑल ऑफ अस जो भी वेबएक्स से जुड़े हुए हैं, कि जिस किसी का भी कोई भी सवाल आज के हमारे मुख्य वक्ता से है, कृपया बारी बारी से आप पूछें। ओवर टू ऑल स्टेशंस। नमस्कार मैडम, जीसी चंदोली। नमस्कार। हाँ, ये मैडम मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो हमारे बच्चे स्पोर्ट्स में स्टेट लेवल तक हो तो उनको सीआरपीएफ में जब भर्ती होती है तो इसमें क्या फायदा हो सकता है?
स्टेट लेवल का बच्चा, जी जी देखो हर एक खेल की जो रिक्वायरमेंट है, जब हम कोटा से, स्पोर्ट्स कोटा से भर्ती होती है किसी भी खेल, किसी भी उसमें, चाहे वो सीआरपीएफ में हो चाहे अदर्स में हो, आपकी सीआरपीएफ की गाइडलाइंस है, उसमें स्टेट लेवल के बच्चे को भर्ती के लिए शायद गाइडलाइंस में कुछ स्कोर दिया होगा, तो उस स्कोर के माध्यम से आप स्टेट लेवल का अगर मेडल है तो वो बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है। फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लेस जिस बच्चे की है स्टेट लेवल में, तो वो सीआरपीएफ के जो स्पोर्ट्स कोटा की भर्तियां होती हैं उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, क्योंकि ये तो कॉम्पिटिटिव है। अगर बच्चे का मेडल है और वहां पे भी वो परफॉर्मेंस देता है, क्योंकि इसमें शायद ट्रेनिंग का जो सिलेक्शन होता है तो उसमें ट्रायल्स भी ली जाती है, मेडल के साथ साथ उस बच्चे की परफॉर्मेंस भी देखी जाती है, तो वो ट्रायल्स में पार्टिसिपेट करे और वो अगर अच्छा करता है तो डेफिनेटली उसका सिलेक्शन हो जाएगा। थैंक यू मैडम। और भी कोई सवाल किसी भी स्टेशन से, कोई बच्चा जो स्पोर्ट्स में रुचि रखता हो, उसे कुछ अगर अपना ज्ञान वर्धन करना हो, पूछ सकते हैं कहीं से भी। कोई पेरेंट्स जो सुन रहे हों, जो देख रहे हों, अगर उनका कोई सवाल है कि वो अपने बच्चे को अगर स्पोर्ट्स में आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उनके अंदर अगर किसी प्रकार की अगर कोई ऐसा फील हो रहा हो कि कहीं कोई समस्या है कि आप खुल के उसको आप वो स्वतंत्रता नहीं दे सकते हैं, तो ऐसी कुछ अनुभव को भी आप साझा कर सकते हैं, ताकि यहाँ से इस उचित प्लेटफॉर्म से मैम से आपको कुछ दिशा निर्देश मिल सके। मैम, आपको बताने में मुझे खुशी होगी कि अभी अभी सीआरपीएफ की एक हवलदार, उसके बेटे ने अभी जूनियर वर्ल्ड कप जो क्रिकेट का हुआ है उसमें उसने नाम रोशन किया है, और उसने फाइनल में भी 4 विकेट लिए हैं। और वो मतलब ये हमारे लिए गर्व की विषय है मैम, कि एक सीआरपीएफ के हवलदार और उसका बेटा क्रिकेट खेलते खेलते आज वो जो जैसा आप कह रही हैं कि उसके जिद को जुनून को सफलता में उसने साबित भी किया है। तो कई अभी वर्ल्ड कप में जो भी जस्ट रिसेंटली फाइनलाइज हुए हैं जिसमें इंडिया जीता भी है, उसमें रवि नाम का मैम लड़का है, वो हमारे सीआरपीएफ का ही वो प्रतिभा है। तो इस तरह कई प्रतिभाएं हमारे पास बीच मौजूद भी हैं। तो एक बार फिर से, चूंकि समय की भी किल्लत है और मैम ने जो हमें ऑफर दिया है कि हम भविष्य में भी कोई इसी तरह की काउंसलिंग की जरूरत हो, तो मैम हम आशा करते हैं कि आपसे किसी भी समय हम आपसे संपर्क कर सकते हैं। मैम, मैंने देखा है, लेकिन मेरी भी डॉटर है, वो स्टेट लेवल तक स्विमिंग चैंपियन रही है, मैम को पता है। तो मैंने देखा मैम घर में क्या बोलते हैं कि नहीं, हमको तो स्पोर्ट्स पर्सन बनाना ही नहीं। लाइक हमारे जो इन-लॉज वगैरह थे, वो जब भी खेलती थी, मैं उसको जबरदस्ती थी। एक तरह तो मुझे लगता था कि ठीक है, तुमको नहीं बनना, बहुत चैंपियन नहीं बनना, बट स्टिल फॉर द फिजिकल डेवलपमेंट यू शुड प्ले। खेलते-खेलते उसने स्टेट भी कर लिया सब कुछ। फिर भी उसका इंक्लिनेशन था कि नहीं, मुझे पढ़ाई करनी, मुझे आगे नहीं जाना, ठीक है। तो भी उसने मैट्रिक करते-करते तो उसने स्टेट चैंपियन भी बन गई, सब कुछ कर लिया। लेकिन फिर भी क्या होता है, जैसे पुराने लोग अभी भी उनके दिमाग में यही है ना कि नहीं, हमको खिलाना नहीं है, पढ़ाई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसका टाइम मत वेस्ट करो, मत पढ़ाओ। ये चीज़ अभी भी इंडिया में बहुत ज़्यादा है। इसको हम लोग कैसे ला सकते हैं? लाइक स्कूल में भी हमको बहुत इसकी बहुत ज़रूरत है। ब मतलब पेरेंट्स की काउंसलिंग ज़्यादा ज़रूरत है, मुझे लगता है कि बच्चों से। मैं अभी मेरा पूरा फोकस, जब भी मैं बीच-बीच में बोल रही थी, मैं पेरेंट्स को ही हर बार हाँ। पेरेंट्स के लिए बोल रही थी, क्योंकि मैं जिस लेवल पे मैं काम करती हूँ और वहां से मैं कई बार बच्चों को, मैं गुरुग्राम एक ऐसी जगह, मेट्रो सिटी, और उसके आसपास के गांव के बच्चों को अगर मुझे किसी लड़की को कभी स्पोर्ट्स में लेके जाना पड़ा तो उनके पेरेंट्स की काउंसलिंग करनी पड़ती थी मुझे, और पेरेंट्स को मनाना पड़ता था कि आपकी बच्ची ये करेगी, फिर आप मेरे बच्चे को लेके कहाँ, कितने बजे वापस लौटोगे, हाँ। फिर कितने बजे तक वो आपके साथ रहेगी, फिर वहां से कौन सी बस में बिठाओगे, कैसे वो दूसरी तो उनके जेन्युइन रीजन थे। देखो, दो चीजें है ना, बॉयज और गर्ल्स के साथ दो रीजन है। गर्ल्स के साथ रीजन ज्यादा जुड़े हुए हैं। एक हमारे जैसे भी हो इंडिया में एक एनवायरमेंट है, नेगेटिव एनवायरमेंट लोगों के मन में बैठा हुआ है, लेकिन आज जितने भी हमारी लड़कियां जो कुछ रोल मॉडल बनी है, उन्होंने उस एनवायरमेंट को कहीं ना कहीं ब्रेक किया है।
मैं जिस गांव में मैं निकली हूँ और मेरे गांव में जो मैं बता रही हूँ कि मैंने एक दिन मैं प्रेस करके कपड़े पहन गई, मेरे कॉलेज की कोई पार्टी थी, फंक्शन था, तो अगले दिन आके मेरे को 10 शिकायतें गांव में मिल गई। मेरे भाई को भी डांट दिया एक पड़ोसी ने कि आपकी बहन प्रेस करके कपड़े पहन के जाती है, गांव की लड़कियों को बिगाड़ देगी। मतलब देखो, दो चीजें हैं मैम, एक तो हमारा डेवलपमेंट उस एरिया तक पेनिट्रेट नहीं किया है, हमारी सोसाइटी बहुत फ्लेक्सिबल है, उस सोसाइटी तक वो चीजें कैसे पहुंचे, वो पहुंची नहीं है ना, प्रॉब्लम वही है। अगर हमारे एजुकेशन लेवल पूरा उस ग्रामीण एरिया तक पहुंच गया तो बदलेगा। अब वहां की काउंसलिंग जो है ना, अब आज के समय पर जब हम काउंसलिंग करते हैं, जब मैं कितने पेरेंट्स की काउंसलिंग करके लड़कियों को साथ लेके जाती हूँ कि ये सारी जिम्मेदारी मेरी है, अगर आपकी लड़की के साथ कुछ भी होता है तो आप मुझे पकड़ लेना। तो ये काउंसलिंग है ना, हम जितने भी जैसे आपकी कावा के माध्यम से जितनी भी फैमिलीज को आप सबको जोड़ रहे हो, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि वो सारी फैमिलीज वही पेरेंट्स है, वही पेरेंट्स अपने बच्चों को बाहर निकालने में रोकेंगे फिर हेल्प भी करेंगे। अगर उनको यहाँ से काउंसलिंग उनकी होगी कि हाँ बच्चों को आगे निकालना चाहिए तो वो निकालेंगे। मेरे साथ है ना, मेरे पेरेंट्स अनपढ़ थे, मेरे साथ मेरे माँ बाप ने मेरी मदर के का सपना था, मेरी मदर 4th क्लास तक पढ़ी थी, लेकिन उसके बाद उसकी एजुकेशन नहीं हुई, तो लेकिन उन्होंने एक मन में पाला था, बस उनका इतना छोटा सा सपना था कि मेरी बेटी स्कूल में टीचर बने और पर्स लटका कर बस स्कूल तक जाए इतना सा सपना था। मेरे फादर का ये था कि नहीं नहीं, मैंने स्पोर्ट्स देखा, मेरे फादर एक अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन रहे थे गाँव में ही, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, स्पोर्ट्स में ये कुछ कर सकती है। तो एक दोनों का एक मिला जुला वो था, तो उन्होंने अपने सपनों को, जब पेरेंट्स किसी भी माँ बाप को, मैं हमेशा ये कहती हूँ, अगर बच्चे के पीछे पेरेंट्स खड़े ना, तो कोई भी दुनिया की ताकत उसको नहीं रोक सकती। मैं हर एक पेरेंट्स को ये कहना चाहती हूँ, अगर माँ बाप बच्चे के बेटी के साथ खड़ा है तो समझो कि सोने पे सुहागा है, और माँ बाप अगर बच्चे के पीछे खड़े हैं ना, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती उसको आगे बढ़ने से। नहीं, काउंसलिंग की जहां तक जरूरत है ना, तो मेरे गांव की मैंने काउंसलिंग नहीं की, रिजल्ट दिया और उस रिजल्ट से प्रभावित होकर भी वो लोग बदले हैं। वहां पे मैं बता रही हूँ ना कि अभी बीबीसी ने एक वो बनाई मेरे गांव में, वो आए थे बनाने के लिए, मूवी बना के लेके गए हैं, तो उसमें उन्होंने देखा कि लेडीज सारी घूंघट में, उनका मुंह नहीं देख पा रहे थे, वो घूंघट प्रथा है हमारे यहाँ, और उनकी बेटियां वहां पे सारी बेटियां शॉर्ट्स में खेल रही है। जो मेरे ऊपर कमेंट होते थे कि वो जाके पता नहीं कैसे कपड़े पहनेगी, वहां जाके कैसे खेलेगी, और वो अगर बेटियां वहां पर शॉर्ट्स में खेल रही है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है। ये जो बदलाव है ना, वो एक दिन में तो नहीं आता है, लेकिन आज जो चेंजेस धीरे धीरे आ रहे हैं, आपकी इस कावा के माध्यम से आप कितनी फैमिलीज को यहाँ पे अटैच कर रहे हो, उन सब में बदलाव आपकी वजह से आएगा। ये और फायदा एक होगा चीज ये उसको। भी दिखाना उनको कि हर समय आप ऐसा नहीं कि गेम को प्रोफेशनल लेवल तक ही लिया जाए ना, उसको फिजिकल डेवलपमेंट के लिए भी ले सकते हैं। इट्स नॉट कि हाँ मुझे बहुत अचीव करना है गोल्ड मेडल, और ये जरूरी नहीं है। वो जरूरी तो नहीं। बात की बात है कि बच्चा कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है, वो पेरेंट्स कितना मेहनत उसके पीछे करे, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट। लेकिन एक गेम्स को एक पॉजिटिविटी में लेना भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यस, मैं अभी यही तो बता रही थी कि फिजिक का जो बेस है ना, जो डेंसिटी आपकी बॉडी की इस उम्र में डेवलप हो सकती है ना, 15 साल की उम्र तक बच्चे को फिजिकल हार्डवर्क दो, मतलब उसको फिजिकल एक्टिविटीज में डालो, और 25 साल की उम्र तक उसकी हाइट व लेंथ है, उसकी जो बॉडी के सारे ऑर्गन्स है वो डेवलप हो चुके होते हैं। तो 15 साल के बाद तो वो ऑटोमेटिक मोड में आ जाता है। 15 साल तक आपको उसको डायरेक्शन देनी होती है, उसके बाद तो वो ऑटो मोड में आ जाएगा, वो फिर खुद ही करने लग जाएगा, इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा। लेकिन ये सिचुएशन ऐसी है जिसमें आपको थोड़ा बहुत उसकी एक्टिविटी में डालना पड़ेगा। अब आज बच्चे फोन पे लगे रहते हैं, फिर वो उनके अंदर इरिटेशन बढ़ रही है, इरिटेशन बढ़ के उनके अंदर आर्ग्यूमेंट्स बढ़ रही है, आर्ग्यूमेंट्स उनको पेरेंट्स के साथ भी आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, उनका कल्चर धीरे धीरे डाउनफॉल जा रहा है, जो एक बच्चे के अंदर मॉरल वैल्यूज होनी चाहिए थी वो गिर रही है। तो कहीं ना कहीं हमारे बच्चों को जब एक बंद कमरे में लाइटिंग के अंदर वो 24 घंटे रहता है, तो नेचुरली उसके अंदर नेचुरल हवा जब तक नहीं आएगी, वो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक मेंटली जो मेंटल लेवल है वो उसका डिस्ट्रॉय हो रहा है, और मेंटल लेवल उसका इरिटेशन में बदल रहा है, डिप्रेशन में बदल रहा है। सारा दिन आप कंप्यूटर के सामने सारा दिन बैठ सकते हैं, आप थोड़ी देर यूं सोचेंगे कि मैं अभी उठ के इसको थोड़ी देर छोड़ के आंखों को रेस्ट दूं, और वो तो बच्चे तो सारा दिन लगे रहते हैं। इवन कॉलेजेस में मैं देख रही हूँ, कॉलेजेस में बच्चे सारा दिन फोन पकड़े बैठे रहते हैं, उनको रोकना पड़ता है, टोकना पड़ता है, वो भी सारा दिन अपने मतलब सारा दिन उनके ऐसे हाथ चलते रहते हैं। तो ये जो एक सिस्टम डेवलप हुआ ना, इसको के जो ड्रॉबैक्स हैं उसके साथ पेरेंट्स को अलर्ट होना भी बहुत जरूरी हो गया।
लेकिन पेरेंट्स थोड़ा सा ग्राउंड्स की तरफ भी देखें। हाँ, बहुत ज्यादा बच्चों को important है। भेजें, बिल्कुल। हमारी पब्लिक हेल्थ जो है ना, जरूरी नहीं है कि वो प्रोफेशनली हेल्थ वो गेम अडॉप्ट करे, पब्लिक हेल्थ भी उतनी इम्पोर्टेंट हो गई है। लेकिन वो मुझे ऐसा लगता है कि गेम्स के लिए पेरेंट्स को बहुत मेहनत करना पड़ेगा, गेम्स की तरफ रुझान लाने के लिए बच्चों को। देखो, जब बच्चा, अगर आपने उसको 15 साल की उम्र तक है कहीं ना कहीं किसी गेम से अटैच कर दिया ना, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। सिर्फ आपका काम ये है कि बच्चे को फिजिकल एक्टिविटी के एरिया तक भेज दो। ये वो उम्र है जिसमें उसको अपने आप अच्छा लगता है। एटलीस्ट जैसे आपने बोला कि घूंघट निकाल के भी बैठी हुई है ना लेडी, बैठी हुई है, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है हाँ, यस, ना? वो ज्यादा इम्पोर्टेंट। मैंने देखा बच्चों को बैग बांध के बोलो जाओ कोचिंग करने और खेलने जाओ तो नहीं खेलते, नहीं खेलते, अनटिल की वहां आप दिख रहे हो बैठी है। उसको, हाँ, वो तब बैठी वो है। इंटरेस्ट ज्यादा जरूरी है, हाँ, वो और लेना वो ज्यादा जरूरी मोटिवेट भी करते हैं, वो उनका मैच देखते हैं तो मोटिवेशन मिलता है है। हाँ, कि आज इस लड़की ने बहुत अच्छा किया, आज उसने बहुत अच्छा किया। वही बोले पेरेंट्स को हाँ, जागरूक होना बहुत होना जरूरी है जरूरी है। ऐसे भी आप एजुकेशन में देखो ना, पेरेंट्स अगर बच्चे का एग्जाम है तो माँ बाप पूरी रात नहीं सोते हैं। दोनों ही। है? वो ये ट्रेंड आ गया है। हमारे टाइम पे क्या होता था कि हमें खेतों में अगर लावणी करनी है तो 2 बजे पेपर होता था, तो मेरे पिताजी बोलते थे भाई 11 बजे तक तू खेत में कटाई गुड़ाई करवा ले, उसके बाद तू पेपर दिया। ये भी तो सिचुएशन थी ना। और आज बच्चे के साथ 24 घंटे माँ बाप ऐसे लगे रहते हैं, वो भी गलत है। वो इवन वो प्रेशर है, वो बच्चा प्रेशर फील करता है, वो इतना माँ बाप प्रेशर लेते हैं। देखो, एजुकेशन में थोड़ा कॉम्पिटिटिव हो गई है, लेकिन वो कॉम्पिटिशन किसने क्रिएट किया? हम लोगों ने, पेरेंट्स ने। 100% मार्क्स लेने का किसने प्रेशर दिया? वो 100% मार्क्स नहीं लेगा तो कौन सा पार्ट टूट जाएगा? वो 80% पे भी तो कुछ कर सकता है। मैं एजुकेशन में नॉर्मल लड़की थी, मैं अपना बता रही हूँ। मैं एजुकेशन में नॉर्मल लड़की थी, हाई स्कूल तक 60% से नीचे नीचे, 61st डिवीजन मेरी हाई स्कूल में आई। 12th में वो भी नहीं आई थी, 57% रह गई। ग्रेजुएशन में वही 57-58% रह गए। उसके बाद मेरे सामने जब मैं पीजी कर रही थी तो एक मेरे सामने और सिचुएशन आई जो मेरा रास्ता काटा, और मेरा एडमिशन किसी किसी मतलब दुर्व्यवहार की वजह से वो कैंसिल कर दिया गया, और मैंने फाइट किया, यूनिवर्सिटी टॉप किया, नेट क्वालिफाई किया, और वहां से मैं बेस्ट एथलीट बनी। और सिचुएशन आई, ये है फाइटिंग स्पिरिट। अगर आप स्पोर्ट्स में नहीं होती ना, तो मैं वहां से बैकफुट पे आ जाती। लेकिन वहां पे मैंने फाइट किया कि नहीं, मैं सही हूँ, राइट हूँ, मेरा कोई गलत फॉल्ट नहीं है, और मैं यहाँ पे जजमेंट अगर मेरे से कोर्ट तक भी गई मैं, और फिर मैं जीत के आई। और वो जो जीत है उसमें मैंने ये दिखा दिया कि तुम लोगों ने अगर मुझे मेरा रास्ता काटा है तो मैं डिजर्व करती हूँ। और मैंने यूनिवर्सिटी टॉप भी इसीलिए किया, फाइट किया उन ओल्ड चीज के अगेंस्ट में। और फाइट करके मैं एजुकेशन में बहुत वो नहीं थी, लेकिन मैं एजुकेशन में मेरा उसके बाद रुझान बढ़ गया, और वहां से मैंने यूनिवर्सिटी टॉप करके गोल्ड मेडलिस्ट में, एजुकेशन में गोल्ड मेडलिस्ट बन गई। उसके बाद एमफिल पीएचडी मैंने सब कुछ कर लिया। एक खिलाड़ी और एजुकेशन का वो कॉम्बिनेशन रेयर मिलता है, लेकिन यहाँ पे भी वो फाइटिंग स्पिरिट आ गई। तो स्पोर्ट्स क्या सिखाता है? मेंटल टफनेस, कॉन्फिडेंस, फाइटिंग स्पिरिट। ये स्पोर्ट्स से निकल कर आती है, ये आपकी इनर वॉइस है। आप अपने इनर को इतना स्ट्रांग बना लेते हैं कि आप कुछ भी कर सकते हैं। और वो जो कुछ भी कर सकने की जो अंदर एक तमन्ना है ना, वो आपको किसी भी हाइट तक भेज सकती है। हमारी चाइना में ईरान के साथ हमारा मैच 8-11 से हम पिछड़ गए, 8-11 इंडिया का। तो उसके बाद एक साइकोलॉजिकल प्रेशर जो होता है बच्चों के ऊपर आता है, तो उसमें हमने क्या किया कि लड़कियां बोलने की नहीं अब तो हार गए, इंडिया में क्या मुंह दिखाएंगे जाके, और मतलब एक नेगेटिविटी तो आती है जब हम हार रहे हैं। मैंने वहीं पे रोक के टाइम आउट लेके और 1-2 सब्स्टिट्यूट किया, जो ये नेगेटिव माइंड जिनका चलता है, सब्स्टिट्यूट करके मैंने कहा नो, हमने अपना यहाँ पे झंडा गाड़ के जाना है। डोंट थिंक अबाउट लूजिंग द मैच, सोचो कि हमें जीतना है, हमारा झंडा यहाँ पे ये फ्लैग ऊंचा करके जाना है, जीतना है। वो जो वहां से एक फाइटिंग स्पिरिट है कि नहीं जीतना है, फिर लड़े, फिर फाइट किए, 13-13 इक्वल हुए, फिर 17-17 पे मैच टाई हो गया, फिर 5-5 गोल्डन ग्रेड पे मैच किया, फिर फाइट किया, 1 पॉइंट से 22-23 से हम 1 पॉइंट से जीते, गोल्ड तो हमारे हाथ में आया, चाहे 1 पॉइंट से जीते। तो क्या होता है जब अंदर से आपके अंदर स्पिरिट नहीं होगी ना फाइट करने की,
वही आपका जैसे युद्ध में लोग जीतते हैं, अपने देश के लिए मरना है, डू एंड डाई, तो वो डू एंड डाई की सिचुएशन है। आपका इनर होती है, इनर मेंटल टफनेस, और स्पोर्ट्स वही सिखाता है, इनर मेंटल टफनेस। आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी वहीं से आता है। सारी जो एंग्जाइटी, जैसे कई बार है ना, आम महिलाएं हैं छोटी छोटी चीजों को लेके, अगर बच्चे का थोड़ा सा कुछ हल्की सी चोट लगी है तो एंग्जाइटी में आ जाएंगी, बीपी बढ़ा लेंगे, टेंशन में आ जाएंगे, स्ट्रेस में आ जाएंगी। अरे वो चीज, उसका सॉल्यूशन भी तो देखो ना, कोई सॉल्यूशन ढूंढो, स्ट्रेस में मत आओ। स्पोर्ट्स से स्ट्रेस फ्री जीवन होता है, स्ट्रेस से बाहर निकालने के रास्ते बताता है। स्पोर्ट्स के माध्यम से हम अपने अंदर इतना जज्बा भर लेते हैं कि कैसी भी सिचुएशन हो, हमें उस पार जाना ही है। तो वो जो जाना ही है, उसमें नो इफ एंड बट्स, कोई किंतु परंतु नहीं। ये सिचुएशन है, ये स्पोर्ट्स के माध्यम से एक बच्चे के अंदर आ जाएगी, तो पेरेंट्स फ्री, उसको ना सेटल करने की चिंता करनी है, उसको ना उसके बारे में कोई अप्रोच करने की जरूरत है, उसको फ्री छोड़ दो, वो अपने आप ऑटोमेटिक अपना रास्ता ढूंढ लेगा। तो आपको बस ये है कि आप उसको तैयार कर दो वहां तक जाने के लिए। फिर वहां जाने के बाद तो 15 साल की उम्र तक बच्चे के अंदर हार्मोन्स लेवल फिजिकल एक्टिविटी के ज्यादा डेवलप होते हैं, ये फिजियोलॉजी मतलब बायोलॉजिकल। और जब उसके अंदर जब हार्मोन्स डेवलप हो रहे होते हैं, एडोलेसेंस एज होती है उसकी, तो उस एज में अगर हम बच्चे को एक ग्राउंड की एक्टिविटी तक भेज देते हैं, उसके अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, उसको वो चैनलाइज करेगा, और जब वो एनर्जी को चैनलाइज करेगा तो वहां से वो रिजल्ट देगा। यहाँ आप मैक्सिमम ले सकते हैं। और मैं सभी को एक जो पॉइंट देना चाहती हूँ, एक हार्मोन्स का लेवल और फिजिक की क्वालिटी 25 साल की उम्र तक मैक्सिमम होती है, अच्छी होती है, अच्छी लेवल की होती है, जिसमें यू कैन डू ईच एंड एवरीथिंग, कुछ भी कर सकते हो। मुझे एक बार मेरे फादर ने एक पॉइंट कहा था कि 75 साल इंडिया की एवरेज एज है। 25 साल अगर आपने बेटा मेहनत कर ली तो 50 साल आराम की जिंदगी काटोगे, अब नेक्स्ट 50। और अगर आपने 25 साल है अपने दोस्तों में, फोन में या इधर उधर अपना टाइम वेस्ट किया, तो आप 50 साल रहोगे। तो ये 25 साल की उम्र जो होती है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, जिसमें बच्चे के पास सब कुछ होता है, वो कुछ भी कर सकता है किसी भी फील्ड में। उसके अंदर ऐसा जज्बा और मादा होता है कि वो कोई भी स्पार्किंग के माध्यम से अचीव कर सकता है, उसको सिर्फ वहां पे ट्रिगर देने की जरूरत है। और यही बात मेरे को, जब मैं राष्ट्रपति भवन में 2014 में जब मेरे को पद्मश्री मिला, तो एक कपल था मणिपुर साइड से, 95 ईयर्स ओल्ड। तो उसने लेडी ने मुझे बुलाया और मुझे कहा कि बेटा आप बहुत भाग्यशाली हैं। मैंने कहा नहीं, आप भी भाग्यशाली हैं। कहते नहीं नहीं, मेरा तो अभी ये फोटो उस पर टंग जाएगा दीवार पे और हम दोनों आउट हो जाएंगे जिंदगी से, बस इतना ही मेरी लाइफ बची है। और आपका तो ये स्टारडम है, सारी जिंदगी आप देखते रहोगे, आपकी जिंदगी तो बहुत लंबी पड़ी है। तो आपने मिनिमम एज में ये अचीव कर लिया। तो ये टारगेट रखो कि मिनिमम एज में आपने मैक्सिमम अचीव करना है, उसके लिए हार्ड वर्क करना है। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस। डिवोशन, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, एवरीडे सेल्फ एनालिसिस एंड सेल्फ मोटिवेशन इज द की ऑफ सक्सेस। रोज एनालिसिस करो और हार्ड वर्क करो, बस। और सभी पेरेंट्स को मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि बच्चों के पीछे खड़े हो, उनको लेट देम फ्री छोड़ दो, वो अपना। सॉरी टू इंटरप्ट यू मैम, कुछ और सवाल ले लूं मैं? थैंक यू। हमारे डीआईजी वेलफेयर मौजूद है मैम, सर आपका एक सवाल था कुछ। मैम मैं मैम ये जानना चाहता हूँ कि आपके माध्यम से कोई एनजीओ को हम लोग की मदद ले सकते हैं, या साई जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसकी मदद ले सकते हैं, जो कि हमारे ग्रुप सेंटर्स में जाकर के या हमारे स्कूल्स में जाकर के टैलेंट हंट कर सके, टैलेंट स्पॉटिंग के लिए। जैसे हमारे लड़के अच्छे हैं तो अनलेस तो उसकी एक बड़ी एज में, जो छोटे एज है उसमें, वो उस जगह पे जाके जहाँ पे वो रह रहे हैं वहाँ पे कोई कंपटीशन ऑर्गेनाइज करके एक प्रोफेशनल बॉडी के द्वारा उस टैलेंट को हम लोग डिटेक्ट कर पाए और उसके बाद हम नर्चरिंग हम करेंगे। तो अगर ऐसा कोई एजेंसी है, एनजीओ है, या फिर साई के थ्रू अगर आप हमें करा दें तो हमारे पूरे ऑर्गेनाइजेशन को फायदा हो। मैं सर इसमें दो चीजें हैं, एक तो एनजीओ जो है, एक एनजीओ है मेरी नॉलेज में जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करवाता है, तो उससे मैं कम्युनिकेट करके देखती हूँ। और दूसरा जैसे ना स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसमें हमारे जितने भी आपके जैसे लोकल टूर्नामेंट होते हैं ना, स्कूल्स में, कॉलेजेस में बच्चे जो जाते हैं, आपके बच्चे तो पढ़ते हैं वहाँ पे, तो बच्चे जहाँ जहाँ खेल रहे होते हैं
वहां पे अगर वो अच्छा कर रहे हैं तो वो हमारे जो टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें वो बच्चे पार्टिसिपेट नहीं करते क्या आपके यहाँ से? नहीं, वो सब है मैम। जैसे स्कूल्स में कहीं कहीं टूर्नामेंट्स होता है, उसमें अच्छा करते होंगे, लेकिन उनकी जो क्वालिटी है उसको स्पॉट करें, टैलेंट स्पॉट की बात कर रहा हूँ, वो करने वाला कोई नहीं है। वहाँ पे उसको एक ट्रॉफी दे दिया गया या एक कुछ रिवॉर्ड दे दिया गया, वो खुश हो गया बच्चा, उसके बाद फिर उसकी क्या लाइन होगी, या तो उसके पेरेंट्स डिसाइड करते हैं या वो डिसाइड करता है, या समटाइम्स वो फिर रिवॉर्ड भी हो जाते हैं। हमने सर एक हरियाणा में एक शुरू किया है और उसमें मैं आपको सिंपल ही बताती हूँ। हमने बच्चों को एक फिजिकल फिटनेस टेस्ट दिया है, कैनेडियन फिटनेस टेस्ट हमने डेवलप किया और उस बच्चे की जो फिटनेस जो जिस लेवल का बच्चा है, मान लिए 8 to 14 ईयर्स तक हमने एक ग्रुप बनाया, 14 to 19 ईयर्स तक का हमने एक ग्रुप बनाया और हमने उसमें हरियाणा में 5 लाख बच्चों को इन्वॉल्व किया। स्कूलों में जाके हमने वो टेस्ट कंडक्ट कराई। तो आपके यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि एक जैसे आपके पास स्पोर्ट्स का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही है, 2 दिन 3 दिन आपको जो जितने भी आपके डिफरेंट स्पोर्ट्स के लोग हैं, कोचिज है, उनको डेप्यूट करके एक कमेटी बना ली 4-5 लोगों की एक एक एरिया में। कुछ हमारे पास नहीं है मैम। कोचिज नहीं है, ओके ठीक है, कोचिज आपके पास नहीं है, खिलाड़ी है, खिलाड़ी है। एक टेस्ट हम देंगे आपको जो हमने गवर्नमेंट में हरियाणा में लागू किया है। उसमें से हमने क्या किया सर, बच्चे निकाले हमने 700 बच्चे टोटल पूरे हरियाणा से। 5 लाख बच्चों में से हमने क्वालिटी निकाली है 1000 और 1000 में से पहले निकाली 20,000 में से हमने निकाली 1000 और 1000 में से हमने ओलंपिक पोडियम पे लेके आए हम 700। मतलब हमने पूल नीचे का पूल है वो पूरा यूज किया। मैं उसी की बात कर। तो वो जो आपका है ना, हमने कैसे किया था वो मैं सिंपल बता रही हूँ। हमने स्टेडियम्स में ड्यूटी लगा दी कोचेज की, 3 कोचेज हैं वो टेस्ट करेंगे। वो हमने एक टेस्ट फाइनल कर दिया, ये टेस्ट बैटरी है, ये टेस्ट सभी बच्चों का कराओ। 2 एज ग्रुप बना दिए, उस एज ग्रुप में उस बच्चे का जो उसके स्टैंडर्ड नॉर्म्स होते हैं, बच्चे का रिजल्ट ये आया, तो उसमें से हमने एक बार टोटल बच्चे निकाल लिए। आपने एक स्क्रूटनिंग कर ली, सारे बच्चों को आप एक जगह पॉइंट दे दो, इस जगह पे हमने टेस्ट करवाने। उस पॉइंट पे अगर आपके पास बच्चे नहीं है टेस्ट कंडक्ट करने के लिए, तो 100 बच्चे मैं स्पोर्ट्स पर्सन से आपको मैं दे सकती हूँ। मैं उसी की बात कर रहा हूँ। मैं 100 बच्चे जो टेस्ट कंडक्ट मेरे कर पास सकते हैं। वॉलेंटियर बच्चों की काफी टीम्स है, मैं बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स भी कराती हूँ, तो वॉलेंटियर्स जो है उनकी ड्यूटी लगाती हूँ। तो जो वॉलेंटियर्स बच्चे हैं वो आपके वहां पे वो टेस्ट कंडक्ट कराएंगे। आप एरिना ग्राउंड और वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपका है और वो बच्चे वहां तक आए। उनसे मेरे अगर उनका कोई कांटेक्ट नंबर मिल जाए तो बाकी फाइनलाइज कर। हाँ, मैं सर वो जो 100 बच्चे हैं उनकी ड्यूटी लगा के कि आप इतने इतने सेंटर्स में जाओ, उसको आपको हम वो बच्चे सौंप दें। 100 बच्चे हमने आपको सौंप दिए, वो 100 बच्चे वो हैं जिनको स्पोर्ट्स की सारी नॉलेज है और वो स्पोर्ट्स को अच्छे से डील करते हैं। वो बच्चे आपके सारे टेस्ट कंडक्ट कराएंगे। अब उनमें से ना आपको टैलेंट निकल के आएगी। उस टैलेंट को फिर आप जैसे हमने किया हुआ ना सर, हरियाणा में एकेडमी शुरू कर दी। एक जो बच्चा नेशनल लेवल का जो स्पोर्ट्स छोड़ चुका है किसी भी रीजन से, उसको 25,000 रुपीज पर मंथ हमने उसको हायर कर लिया और एक नर्सरी में उसको 25 बच्चे अलॉट कर दिए कि इन 25 बच्चों को आपने ट्रेनिंग देनी, 25 बच्चे केवल, और 25,000 रुपए उसको हम दे रहे हैं। ऐसी हमने 2000 एकेडमी शुरू कर दी, 2000 एकेडमी। वो एकेडमी हमारी क्या कर रही है, 25,000 रुपए उसको हमने जॉब दे दी, जो बच्चा हमारा नेशनल प्लेयर, और वो जो 25 बच्चे हैं उस नेशनल प्लेयर के अंडर में ट्रेनिंग ले रहे हैं। वो सिस्टम जो है उनको बेस से हम ऊपर निकालेंगे, उसके बाद वो नॉर्मल जो फील्ड जहां जहां जिस जिस गेम की हमारी रिक्वायरमेंट है उनको वहां भेज देंगे, चैनलाइज कर देंगे। तो ये जो बेसिक लेवल पर अगर आप टैलेंट निकालना चाहते हो ना, तो एक टीम मैं आपको बना के दे दूंगी। उस टीम के माध्यम से आप जहां जहां उनको यूज करना चाहते हो, बच्चों को लाना आपका काम है, वो मैं आपको फुल सपोर्ट कर दूंगी। मेरे पास वॉलेंटियर्स की टीम है, वी हैव 8,000 स्टूडेंट्स आर देयर, हमारे पास 8,000 बच्चे हैं। तो उन बच्चों की हेल्प है वो मैं डेफिनेटली आपको हेल्प करूंगी। और एनजीओ से भी मैं बात करूंगी, एक एनजीओ है, एक मेरी फ्रेंड का एनजीओ है, तो वो लोग भी काफी काम करते हैं स्पोर्ट्स पे। ठीक है, तो एक्चुअली हमारी रिक्वायरमेंट ऑल ओवर इंडिया की है, तो हमें सब जगह मिल जाएंगे, जैसे ग्रुप सेंटर्स हमारे पूरे जगह हैं। तो आप अगर ओवरऑल इंडिया चाह रहे हो ना, तो डिफरेंट सेंटर्स से मैं बात करूंगी।
ठीक है ना। इंडिया के डिफरेंट सेंटर्स में भी हमारे यहाँ प्लेयर हैं, तो उनसे मैं बात करूंगी, उनकी ड्यूटी लगा देंगे। 2 दिन 4 दिन उनका क्या 3 दिन में 4 दिन वो टेस्ट कंडक्ट कर लेंगे, रिजल्ट आपको दे देंगे, फिर उनको आप चैनलाइज करो। अगर आप उसको हरियाणा में हमारे एकेडमीज में भेजना चाहते हो तो आप यहाँ से एक लेटर इशू करना, हर एक एकेडमी में हम 10-10 बच्चे स्टेबल करा देंगे। भाई आप यहाँ से एक लेटर डालोगे तो 10-10 बच्चे एक एक एकेडमी में अगर हमारे चले जाएंगे तो आपके बच्चे वहां पे कामयाब हो जाएंगे। थैंक यू मैम। कोई और सवाल? जैसे मैम हमारे बीच, जैसे आपको इंट्रोड्यूस हम करना चाहेंगे कि एक डिप्टी कमांडेंट बैठे हुए हैं मिस्टर कुलदीप, ये भी इन्होंने कबड्डी में सीआरपीएफ की तरफ से इन्होंने एशियन लेवल पे गोल्ड जीता है और 1995 से लगातार 6-7 सालों तक, और अभी एज ए कोच एज ए मैनेजर भी है हमारे सीआरपीएफ के कबड्डी और बॉक्सिंग टीम के भी। तो निश्चित रूप से आपका और अगर गाइडेंस हमें मिले तो हम अपनी टीम के जो कोच है मैनेजर है उनके साथ आपके साथ कोऑर्डिनेट करके हम अपने अंदर की प्रतिभा जो हमारे सीआरपीएफ के वार्ड्स हैं उसमें से और अच्छी प्रतिभाओं को हम निकाल भी सकते हैं। कोई और सवाल? कोच महेंद्र सिंह मेरे बैचमेट भी है, आपके सीआरपीएफ में कोच है महेंद्र सिंह मेरे बैचमेट भी है। कोई और सवाल कहीं किसी और स्टेशन से? क्योंकि समय की थोड़ी पाबंदी है, फिर भी कोई सवाल अगर अभी है तो आप पूछ सकते हैं। अगर अभी सवाल नहीं है, बाद में भी कोई सवाल आपका होता है तो आप अपने सवाल हमें कावा की जो मेल आईडी है उस पर भी आप हमें शेयर कर सकते हैं, ताकि उस सवाल से संबंधित कोई सवाल ऐसे कुछ होंगे जो हमारे आज के मुख्य वक्ता से जुड़ा होगा तो हम उनसे संपर्क करके आपको उसका रिप्लाई भी दे सकते हैं, या उनसे हम आपको कांटेक्ट भी करा सकते हैं किसी तरह की काउंसलिंग या किसी और तरह की उनसे कोई मदद की जरूरत हो। तो एनी लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम एनी स्टेशन? पेरेंट्स की काउंसलिंग, किसी बच्चे की काउंसलिंग, किसी भी टाइप की काउंसलिंग है जी वो मैं बच्चों की करती हूँ। सो अगर पेरेंट्स भी, बिकॉज सबसे बड़ा जो हिंडरेंस है जो आ रहा है वो पेरेंट्स लेवल पे ही होता है, क्योंकि बच्चे तो बचपन से बहुमुखी प्रतिभा के होते हैं और हर खेल में उनकी रुचि होती है, लेकिन पेरेंट्स स्तर पे आके ही कहीं ना कहीं से ये बंधन एक महसूस होता है कि अपने बच्चे को हम आजादी दें या नहीं दें, क्योंकि करियर के रूप में उसका किस तरीके से विकास होगा। तो अगर कोई पेरेंट्स भी ऐसी काउंसलिंग चाहेंगे तो मैम ने ऑफर दिया है हमें, हम उसका फायदा उठा सकते हैं, उसका लाभ उठा सकते हैं। सो अब मैं यहाँ पे इस प्रोग्राम को विराम देते हुए फिलहाल अब मैं अनुरोध करना चाहूंगा इस कार्यक्रम की मेंटोर श्रीमती रूबी चतुर्वेदी मैम से कि वे अध्यक्षा कावा की तरफ से आज के मुख्य व्याख्याता को कावा की तरफ से कावा की स्मृति चिन्ह भेंट करके उन्हें सम्मानित करें। मैम प्लीज। और सभागार में मौजूद जो भी सीईसी मेंबर्स हैं कृपया आप भी वो आ जाएं। थैंक यू सो मच मैम। सीआर Yes. थैंक यू मैम। सीआरपीएफ प्रांगण में आके आपने हम सबका भी मान बढ़ाया और हम सबके लिए भी बड़े गर्व का विषय है। तो अब मैं सीआरपीएफ डीजी सीआरपीएफ की तरफ से मैं आग्रह करना चाहूंगा सभागार में मौजूद डीआईजी वेलफेयर कम सेक्रेटरी कावा श्री पंकज कुमार से, तो वे डीजी सीआरपीएफ की तरफ से सीआरपीएफ की एक मेमेंटो आज के मुख्य वक्ता को देकर उन्हें सम्मानित करें। मैं अनुरोध करूंगा कमांडेंट महोदय से कि वो भी साथ हों। थैंक यू सो मच। मैं अनुरोध करूंगा कृपया 2 मिनट के लिए अपनी जगह पे आ जाएं सब लोग। क्योंकि कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पे है, समय है धन्यवाद ज्ञापन का। मैं इस कार्यक्रम के अंत में इस कार्यक्रम में शामिल होने तथा इसको सफल बनाने हेतु
आदरणीय श्रीमती संगीता सिंह, अध्यक्षा कावा, सभी जोनल हेड्स, सीईसी के सभी सम्मानित सदस्याएं, उपस्थित अधिकारीगण, डॉक्टर सुनील दावस, रीजनल कावा हेड्स, फेसबुक एवं यूट्यूब के प्रसारण देख रहे हैं तमाम सीआरपीएफ कार्मिक एवं उनके परिवारजनों का मैं आभार व्यक्त करता हूं। विलुप्त हो चुके खेलों से नई पीढ़ी को परिचित करवाने का यह प्रयास बहुत ही शानदार रहा और निश्चित रूप से आज के मुख्य वक्ता के द्वारा दिया गया हमारा विषय खेल व्यक्तित्व विकास के लिए महत्वपूर्ण, ये जानकारी समस्त सीआरपीएफ एवं कावा परिवार के बच्चों एवं महिलाओं के लिए अत्यंत लाभप्रद सिद्ध होगी। आज के कार्यक्रम के व्याख्याता द्वारा अपना कीमती समय निकालकर आपने अपने अनुभव हमसे साझा किए, बहुमूल्य जानकारी हमसे साझा की, इनके लिए आपका बहुत बहुत ही आभार एवं धन्यवाद मैम। साथ ही मैं विशेष आभार व्यक्त करना चाहूंगा सभागार में मौजूद आज के कार्यक्रम की मेंटोर श्रीमती रूबी चतुर्वेदी, कावा की ट्रेजरर श्रीमती मीनाक्षी गोयल, कोऑर्डिनेटर श्रीमती सीमा उनियाल, अन्य सीईसी मेंबर्स और विशेष आभार सीआरपीएफ की टेक्निकल विंग को, जिनके सहयोग से ही पूरे कार्यक्रम का सफल प्रसारण व संचालन सुचारू रूप से हो सका। एक बार पुनः मैं आप सबको इस कोविड टाइम में कावा परिवार आप सबके स्वस्थ एवं सुरक्षित रहने की कामना करता है। जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, धन्यवाद। ये कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।